इतना बड़ा स्टैंडिंग डेट चुकाने के लिए तुम कंपटीशन में लव सॉन्ग गाने से पहले ही 981 छोटे ब्लैक सूट को शॉक कर देते हो, जिस पर तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को भी चेन टेम्पल में गिरा देते हो। तुम एक अननोन म्यूजिक क्रिएटर होते हो जो हर दिन ब्रेस्ड चिकन खाकर मर गया था और फिर अचानक से दोबारा उठता है, जिस पर तुम फील करते हो कि तुम किसी लिटिल फ्रेश मीट के रूम में पहुंच चुके हो। इसके बाद मेमोरी पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलता है कि ओरिजिनल ओनर का नाम जियांग वू है। वह सिर्फ 18 साल की उम्र में टैलेंट शो से डेब्यू करता है और अपनी सुपर हाई लुक्स और जनवरी की पॉपुलैरिटी के भरोसे बहुत जल्दी टॉप पर पहुंच गया था, जिस पर क्वीन सू मोमारू के आगे पीछे रहने की वजह से और फिर यांग श्यू के पीछे पड़ने की वजह से उसकी 3 एक्स गर्लफ्रेंड्स बन गई थी। इसके बाद बाकी औरतों के साथ उसका नाम जुड़ने की मेन वजह टैक्स का मामला होता है, जिस पर उसकी वर्ड ऑफ माउथ पूरी तरह कोलैप्स हो जाती है और बड़े ब्रांड्स और प्रोग्राम टीम्स उसके कॉन्ट्रैक्ट्स टाइट कर देते हैं। आखिर में ओरिजिनल ओनर पर पूरे 50 मिलियन का डेट आ गया था। यह देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान ही टूट गया हो। फिर तुम करंट सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना शुरू करते हो। सबसे पहले तुम इकोनॉमिक कंपनी फेंकतेयान एंटरटेनमेंट पर शक करते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि टैक्स पाउडर वाला इंसिडेंट कंपनी की ही चाल थी। उनका पर्पस सिर्फ इतना था कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को बहुत सस्ते में खरीद लिया जाए। लेकिन लकीली अब तुम्हारी करंट पर्सनालिटी पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी होती है, जिस पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना काफी स्मूथ तरीके से हो गया। इसके बाद अगला स्टेप सिर्फ पैसा कमाना और अपनी जगह वापस लेना होता है। फिर तुम अपना मोबाइल फोन निकालते हो और कई सेक्टिस से कांटेक्ट करते हो, लेकिन रिजल्ट ये आता है कि सब लोग तुम्हें प्लेग की तरह अवॉइड करते हैं, क्योंकि इस बार शो में काफी पावरफुल सिंगर्स आने वाले होते हैं। डायरेक्टर ली भी जानता है कि अगर तुम स्टेज पर गए तो तुम डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाओगे, लेकिन असल में वह सिर्फ तुम्हारे लास्ट ट्रैफिक वैल्यू को भी निचोड़ना चाहता है, जिस पर तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं होता, क्योंकि यही तुम्हारा आखिरी सहारा होता है। और फिर शो की रिकॉर्डिंग 1 हफ्ते बाद शुरू होने वाली होती है। इसके बाद तुम प्रोग्राम टीम के अरेंज किए हुए होटल में पहुंचते हो, लेकिन अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा होता। यहाँ तक कि चाइना ओवरसीज के पास वाला हाउस भी बिक चुका होता है और फिर भी तुम्हारे ऊपर 20 मिलियन से ज्यादा का डेट बाकी होता है, जिस पर तुम्हें मजबूरी में बहुत मेहनत करके पैसा कमाना पड़ता है। उसी समय होटल के दूसरी तरफ वाले बॉक्स में बाकी कंटेस्टेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि प्रोग्राम टीम क्या सोच रही है। उन्होंने जियांग यू को इस शो में आने कैसे दिया, अब उसकी हालत क्या हो चुकी है। जिस पर फर्स्ट लाइन सिंगर जो तियानमिन वाइन का एक सिप लेता है और बिना रुके कहता है, जियांग यू की चिंता मत करो, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से वह सिर्फ कैनन फॉडर है। दूसरे नॉकआउट राउंड तक पहुंचने से पहले ही उसे घर जाना पड़ेगा। जो तियानमिन कंटेस्टेंट्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, जिस पर बाकी सारे कंटेस्टेंट्स भी उसकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर अगले दिन प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग ऑफिशियली शुरू होती है। प्रोग्राम टीम सबसे पहले हर गेस्ट का एक डिटेल्ड मटेरियल शूट करती है ताकि उससे उनका इंट्रोडक्शन दिया जा सके। तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए सामने अर्ली 30s की एक प्रोड्यूसर बैठी होती है, जिसका नाम शूया होता है। वह व्हाइट जीन्स पहनी होती है और उसका मैच्योर फिगर साफ दिखाई दे रहा होता है, जिस पर शू या तुम्हें घूरते हुए पूछती है, टीचर जियांग यू, क्या आपको लगता है कि आप आगे जा सकते हैं? जिसके जवाब में तुम शू या को देखते हो और अपने हैंडसम फेस पर हल्की सी स्माइल लेकर कहते हो, शू प्रोड्यूसर आपको क्या लगता है? जिस पर जैसे ही उसकी नजरें तुमसे मिलती हैं, शू या को ऐसा फील होता है जैसे उसके पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट गुजर गया हो। फिर वह खुद को संभालते हुए कहती है, बस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है और मुझे ऐसे लगातार मत देखिए। जिस पर तुम धीरे से कहते हो, सॉरी मैं खुद को रोक नहीं सकता। यह सुनकर शूया के चेहरे पर हल्का सा निशान आ जाता है। वह मन ही मन सोचती है कि तुम सच में बहुत बड़े स्कमबैग हो। फिर वह दोबारा पूछती है, अगर आप आंसर देना चाहें तो क्या आपको लगता है कि आप एलिमिनेट हो जाएंगे? जिस पर तुम कहते हो, मुझे नहीं पता कि मैं एलिमिनेट होऊंगा या नहीं, अभी तो बस एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ना है। यह सुनकर शूया हल्का सा फ्राउन करती है, क्योंकि तुम्हारा आंसर ना देने के बराबर होता है। फिर वह एक पर्सनल क्वेश्चन पूछती है। वह कहती है, इंटरनेट पर कहा जा रहा है कि आपके कई फीमेल आर्टिस्ट्स के साथ इमोशनल रिलेशन रहे हैं, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? ये सवाल साफ दिखा रहा होता है कि इसे प्रोग्राम टीम ने जानबूझकर डिजाइन किया है, लेकिन अब तुम्हारे पास इससे बचने का कोई तरीका नहीं होता। जिस पर तुम उसकी आंखों में देखते हुए कहते हो, मैं सिर्फ इतना क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा उनके साथ नॉर्मल रिलेशनशिप था, मुझे कई लोगों के साथ एक साथ रिलेशन रखने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद वह तुम्हें लाउंज में ले जाती है। जैसे ही तुम दरवाजा खोलकर अंदर जाते हो, वहाँ बैठे सारे लोग वाइन हाथ में लेकर तुम्हें देखने लगते हैं। उनकी आंखों में क्यूरियोसिटी और सरप्राइज होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा शो देखने जैसा एक्सप्रेशन होता है। जिस पर तुम उन्हें हल्की स्माइल के साथ ग्रीट करते हो, लेकिन कैमरा के सामने सब लोग बस मजबूरी में सिर हिला देते हैं। फिर तुम चारों तरफ देखते हो और आखिर में एक कॉर्नर ढूंढकर वहाँ चुपचाप बैठ जाते हो। जिस पर फर्स्ट लाइन सिंगर जो तियानमिन तुम्हारी तरफ ठंडी नजरों से देखता है। उसकी आंखों में साफ कॉन्टेम्प्ट दिखाई देता है। उधर स्टेज पर होस्ट रूल्स बताना शुरू कर चुका होता है। वहाँ 500 ऑडियंस मौजूद होती है। पहला फेज सिर्फ एग्जीबिशन मैच का होता है और दूसरा फेज नॉकआउट राउंड होता है। फिर सबसे पहले जो तियानमिन स्टेज पर जाता है, वह अपना फेमस सॉन्ग परफॉर्म करता है। उसकी सिंगिंग स्किल्स और सॉन्ग क्वालिटी दोनों ही बहुत हाई होती है, जिस पर ऑडियंस जोर जोर से चीयर करने लगती है और आखिर में उसे पूरे 456 वोट्स मिलते हैं। ये नंबर देखकर साफ लगता है कि अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो वही फर्स्ट आने वाला है। जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है, आखिर में तुम्हारी परफॉर्मेंस की बारी भी आ जाती है। बाकी सिंगर्स अपने टर्न पर चीयर्स पाते हैं, लेकिन जब तुम्हारा टर्न आता है तो कोई भी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता, जिस पर तुम्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। फिर तुम दरवाजा खोलते हो और धीरे धीरे बाहर की तरफ चल देते हो। उधर स्टेज पर होस्ट तुम्हारा नाम लेता है और उसी समय पूरे हॉल में बॉयकॉट और डिस्गस्ट की आवाजें आने लगती हैं। कोई कहता है, सच में जियांग यू आ गया, इस स्कमबैग में अभी भी यहाँ आने की हिम्मत है। जिस पर दूसरा कहता है, इसकी गार्बेज सिंगिंग स्किल्स के साथ यहाँ आना तो खुद अपनी बेइज्जती करवाने जैसा है। फिर कुछ लड़कियां कहती हैं, सिस्टर्स बाद में इस स्कमबैग को वोट मत देना, इसे आखिरी नंबर पर ही रहने देना। ये देखकर होस्ट भी ऑकवर्ड हो जाता है। फिर वह जल्दी से एडवर्टाइजिंग लाइन पढ़कर खत्म करता है, जिस पर तुम अपना
अपना सिर नीचे करते हो, दांत भींचते हो और धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ने लगते हो। तुम माइक्रोफोन लेकर स्टेज पर चढ़ते हो, जिस पर ऑडियंस की तरफ से जोरदार रेजिस्टेंस और लगातार टांट आने लगते हैं। यहाँ तक कि डायरेक्टर भी थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। उसे पहले से पता होता है कि तुम्हें स्टेज पर गालियां पड़ेंगी, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि लोग इतना ज्यादा बुरा बोलेंगे। यह देखकर कि तुम स्टेज पर अकेले खड़े हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी स्माइल बनी हुई है, चुया अचानक थोड़ा खो जाती है, जिस पर वह सोचने लगती है कि यह स्कमबैग शायद थोड़ा बेचारापन भी रखता है। उधर स्टेज पर तुम इस सीन के लिए पहले से तैयार होते हो, जिस पर तुम ज्यादा कुछ नहीं बोलते, बल्कि चुपचाप अपना स्टेट एडजस्ट करते हो और ऑडियंस की तरफ हल्का सा झुककर बों करते हो। फिर उसी समय म्यूजिक धीरे धीरे बजना शुरू होता है, जिसके साथ ही बड़ी स्क्रीन पर सॉन्ग की इन्फॉर्मेशन दिखाई देने लगती है। वहाँ लिखा होता है सॉन्ग बिफोर सॉन्ग, सिंगर जियांग यू, लिरिक्स एंड कंपोजर जियांग यू। यह देखकर सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि तुम अपना पुराना फेमस सॉन्ग गाओगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि तुम सीधे एक ओरिजिनल सॉन्ग लेकर आओगे। जिस पर कुछ लोग कहते हैं, क्या जियांग यू में अभी भी इतना टैलेंट बचा है? मुझे तो लगता है कि यह कोई बेकार सा स्लाइवा सॉन्ग होगा जो उसने अपने ब्रेन डेड फैंस के लिए लिखा होगा। लेकिन फिर जैसे ही प्रील्यूड आगे बढ़ता है, कुछ लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें अचानक फील होता है कि यह शुरुआत तो काफी अच्छी लग रही है। यहाँ तक कि शुया भी थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाती है और फिर वह अपना सिर घुमाकर बगल में बैठे म्यूजिक डायरेक्टर वांग जुआओ की तरफ देखने लगती है, जिस पर वांग जुआ कहता है ये एक लिरिकल सैड सॉन्ग है और ये उसके पुराने स्टाइल से पूरी तरह अलग है। उसने ये सॉन्ग खुद सबमिट किया था। सॉन्ग की क्वालिटी बुरी नहीं है, लेकिन मुझे शक है कि उसने ये खुद लिखा है या नहीं। जैसे जैसे प्रील्यूड आगे बढ़ता है, तुम धीरे धीरे अपने हाथ में माइक्रोफोन उठाते हो। फिर तुम बहुत सिंपल तरीके से कुछ लिरिक्स गाना शुरू करते हो, जिस पर पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा जाता है। ऑडियंस के चेहरे शौक से भर जाते हैं, क्योंकि इस बार यह स्कमबैग सच में काफी अच्छा गा रहा होता है। उधर डायरेक्टर रूम में लीड आउट स्क्रीन की तरफ देखकर शरारती एक्सप्रेशन के साथ कहता है, क्या यह पक्का है कि यह उसने खुद गाया है? जिस पर शू या और वांग जुआ दोनों सिर हिलाकर हाँ बोलते हैं। बाकी कंटेस्टेंट्स भी थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, खासकर शेन होंग्यू, क्योंकि उसने तुम्हें पहले म्यूजिक फेस्टिवल में देखा होता है और उस समय तुम्हारी सिंगिंग स्किल्स बहुत खराब थी। फिर स्टेज पर तुम्हारी सिंगिंग आगे बढ़ती है, तुम्हारी आवाज थोड़ी हैवी और शेकी होती है, जिसे सुनकर लोगों के दिल में भरा गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है, जिस पर सबके दिमाग में एक दुख भरी लव स्टोरी बनने लगती है। एक लड़का एक लड़की को हर्ट कर देता है, फिर लड़की उसे छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद लड़का पछताता है, गिल्ट फील करता है और अकेले में दुखी होता रहता है। यह सुनकर ऑडियंस के दिमाग में एक ही बात आने लगती है, क्या यह सॉन्ग तुमने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है? और अगर लिखा है तो वह कौन है, सुमुवान, यांगशु या फिर सॉन्ग मीक्विन? जिस पर ऑडियंस अपने मन में अलग अलग अंदाजा लगाने लगती है। असल में तुमने ये सॉन्ग जानबूझकर चुना होता है, क्योंकि ओरिजिनल ओनर की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और अब पब्लिक ओपिनियन को बदलना बहुत मुश्किल होता है। जिस पर तुम सोचते हो कि इससे अच्छा है कि अभी के हालात के हिसाब से चलो और एक इमोशनल इमेज बना लो। आखिर इसमें मुश्किल ही क्या है? मैं बस हर लड़की को एक घर देना चाहता हूँ। मैं कोई प्लेबॉय नहीं हूँ, मेरा दिल बस कई हिस्सों में बंटा हुआ है और मैं हर लड़की के लिए सच्चा हूँ। स्टेज पर तुम सिर्फ अपनी कई सालों की सिंगिंग स्किल्स ही यूज नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी पूरी लाइफ की एक्टिंग भी यूज कर रहे होते, जिस पर तुम एक तरफ प्यार से गाते हो और दूसरी तरफ मौका देखकर कैमरा की तरफ देखते हो, ताकि क्लोजअप में तुम्हारी आंखों के अंदर हल्के आंसू दिखाई दे। फिर धीरे धीरे सॉन्ग एंड की तरफ बढ़ने लगता है और ऑडियंस पूरी तरह तुम्हारे म्यूजिक में डूब चुकी होती है। तुम्हारे चेहरे पर पूरा दर्द और अफेक्शन दिखाई देता है, तुम्हारी आंखें लाल हो चुकी होती हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी नेक की नसें भी साफ दिखने लगती हैं, जिस पर तुम माइक्रोफोन को कसकर पकड़ते हो और फिर जोर से आखिरी लाइन गाते हो। तुम्हारी आवाज में दर्द इतना ज्यादा होता है कि लोगों के दिल हिलने लगते हैं, लेकिन तुम्हारी बॉडी अभी भी पूरी तरह इस वॉइस के साथ मैच नहीं कर रही होती, जिस पर तुम्हारी सिंगिंग में अभी भी कई फ्लॉज बाकी होते हैं। सॉन्ग खत्म होने के बाद तुम ऑडियंस की तरफ देखते हो, फिर तुम हल्की कांपती हुई आवाज में कहते हो, थैंक यू, मुझे सुनने के लिए थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद तुम धीरे से झुकते हो और पूरे 90 डिग्री का बॉव करते हो। फिर तुम ऑडियंस को थैंक यू बोलते हो। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट टीचर्स की तरफ भी झुककर थैंक्स करते हो, जिस पर कैमरा तुम्हारे फेस का क्लोजअप दिखाता है। बड़ी स्क्रीन पर ऑडियंस तुम्हारी हल्की लाल और नम आंखें साफ देख पाती है। यह देखकर बहुत से लोगों का दिल थोड़ा भारी हो जाता है। शो अभी स्टेज पर खड़े तुम्हें देखकर अचानक अंदर से थोड़ा दुख फील करने लगती है। फिर जैसे ही तुम स्टेज से नीचे उतरते हो, ऑडियंस फिर से आपस में बात करना शुरू कर देती है। कोई कहता है सॉन्ग तो सच में बहुत अच्छा था, लेकिन दूसरा तुरंत बोलता है, लेकिन यह आदमी फिर भी एक डेड स्कमबैग है। यह सब करके हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं इसे कभी वोट नहीं दूंगा। इसके बाद जब तुम बैक स्टेज में वापस जाते हो तो बाकी कंटेस्टेंट्स तुम्हारी इंप्रूव्ड सिंगिंग देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं, जिस पर जो तियानमिनिंग तुम्हें ठंडी आवाज में पूछता है, शाओजियांग, क्या यह सॉन्ग तुमने खुद लिखा है? बाकी लोग भी क्यूरियोसिटी के साथ तुम्हारी तरफ देखने लगते हैं, जिस पर तुम थोड़ा खोए हुए लगते हो, फिर हल्का सा सिर हिलाते हो और कहते हो हाँ। फिर जो तियानमिंग हल्की आवाज में कहता है, यह सॉन्ग तुम्हारे पुराने स्टाइल से बहुत अलग है। उसकी बात का मतलब साफ होता है, वह इनडायरेक्टली पूछ रहा होता है कि क्या तुमने किसी और से यह सॉन्ग लिखवाया है, जिस पर तुम भी उसका मतलब समझ जाते हो। फिर तुम कहते हो, टीचर जाओ, आपके सॉन्ग्स में भी तो कई अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। यह सुनकर जो तियानमिनिंग ठंडी आवाज में हंसता है और फिर चुप हो जाता है। उधर स्टेज पर होस्ट तुम्हारी परफॉर्मेंस का स्कोर अनाउंस करता है। वह कहता है, कांग्रेचुलेशंस टू जियांग यू, आपको इस परफॉर्मेंस में 267 वोट्स मिले हैं। होस्ट की आवाज बिल्कुल फ्लैट होती है, लेकिन ऑडियंस यह बात साफ साफ सुन लेती है, जिस पर बहुत से लोग हंसना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है 300 वोट्स भी नहीं मिले, ये स्कमबैग सच में बेकार है। फिर दूसरा कहता है, अगले एपिसोड में ये पक्का एलिमिनेट हो जाएगा। और उसी समय तुम स्नैक्स खाते हुए चुपचाप बैठे होते हो। तुम स्पॉन्सर के दिए हुए स्नैक्स और मिल्क पीते हुए बैठे होते हो, जिस पर तुम इस वोट की गिनती से काफी सेटिस्फाइड होते हो, क्योंकि तुम्हें पहले लगा था कि अब कोई भी तुम्हें वोट नहीं देगा।
लेकिन अब 267 वोट्स मिलने का मतलब था कि आज की परफॉर्मेंस काफी सक्सेसफुल रही। इसी समय प्रोड्यूसर शू या एक बॉक्स लेकर लाउंज में आती है। फिर वह सबको अगले एपिसोड में कवर किए जाने वाले सॉन्ग्स की लॉटरी ड्रॉ करने को कहती है। जिस पर किसी को एक अच्छा सॉन्ग नहीं मिलता तो वह तुरंत बोल उठता है, अगर मुझे ये वाला कवर करना पड़ा तो हु तियानवांग के फैंस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर दूसरा कंटेस्टेंट कहता है, और मैंने सुना है कि हु तियानवांग काफी समय से क्वीन सुमुवान के पीछे पड़ा हुआ है और तुम्हारा भी सुमुवान के साथ रिलेशन रह चुका है, जिस पर तुम बस हल्का सा स्माइल करते हो और बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। तुम सिर्फ किसी तरह आगे बढ़ना चाहते हो। इसके बाद ऐसे ही पहले एपिसोड की रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है और फिर रिकॉर्डिंग के अगले ही दिन तुम्हारे अकाउंट में 2.5 मिलियन आ जाते हैं। ये देखकर तुम अंदर ही अंदर थोड़ा राहत फील करते हो, क्योंकि अब कम से कम तुम अपना खर्चा चला सकते हो। हालांकि तुम्हारे ऊपर अभी भी 20 मिलियन से ज्यादा का डेट बाकी होता है, लेकिन फिलहाल के लिए लाइफ की प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाती है। अब तुम्हें हर दिन सिर्फ एक ही प्रोग्राम में गाना होता है, जिस पर तुम्हारे पास जाने के लिए कहीं और नहीं होता। इसलिए तुम हर दिन होटल में ही रुकते हो, सिंगिंग प्रैक्टिस करते हो और बीच बीच में वेबो और शॉर्ट वीडियोस भी देखते रहते हो। हालांकि अब भी बहुत सारे लोग तुम्हें गालियां दे रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारे कुछ पुराने ब्लैक फैंस अब पागलों की तरह तुम्हारा सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर 2 दिन बाद प्रोग्राम टीम पहला ट्रेलर रिलीज करती है। वह करीब 3 मिनट का होता है, जिसमें मैनली सभी गेस्ट्स के प्री शो इंटरव्यूज दिखाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी तुम्हारे उस जवाब पर होती है जिसमें तुमने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स और रिलेशनशिप के बारे में बात की होती है, जिस पर इंटरनेट पर लोगों के बीच जोरदार डिस्कशन शुरू हो जाता है। कोई कहता है इस आदमी को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर दूसरा कहता है प्लीज कोई इसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर करो, जिस पर ऑनलाइन डिस्कशन और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। यहाँ तक कि गॉड सिंगिंग शो की पॉपुलैरिटी भी तेजी से ऊपर जाने लगती है। उधर वांग जुआओ डायरेक्टर ली से कहता है जियांग यू की पॉपुलैरिटी भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसके ब्लैक फैंस भी बहुत ज्यादा हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इसका असर आगे चलकर शो और स्टेशन दोनों पर पड़ेगा। जिस पर डायरेक्टर ली बिना ज्यादा रिएक्शन दिए कहता है इतनी बड़ी ट्रैफिक वेव को छोड़ना भी बेवकूफी होगी, पहले देखते हैं क्या होता है। वैसे भी दूसरे एपिसोड में वह एलिमिनेट हो ही जाएगा। उसी समय यांग शू की कंपनी फॉरेन ब्लड के स्टूडियो में असिस्टेंट युआन युआन कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर अंदर जाने वाली होती है, लेकिन तभी उसके पास खड़ी को लेग उसे रोककर कहती है युआन युआन आज थोड़ा संभल कर रहना, बॉस का मूड आज बहुत खराब है। जिस पर युआन युआन डॉक्यूमेंट्स को पकड़कर धीरे से पूछती है बॉस को क्या हुआ। फिर उसकी को लेग कंप्लेन करते हुए कहती है और क्या वही स्कमबैग फिर से ट्रैफिक लेने आ गया है। जिस पर युआन युआन अपना फोन निकालती है और हॉट सर्च देखने लगती है। फिर उसे सारी बात समझ आ जाती है। इसके बाद वह धीरे से बोलती है जियांग यू भी कमाल है, बॉस इतनी अच्छी है, उसके पास पैसा भी है, लुक्स भी हैं, फिर भी ये स्कमबैग उसके साथ ठीक से नहीं रह सका। युआन युआन को पहले लगता था कि तुम और यांग शू एक परफेक्ट कपल हो, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता और तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया। हालांकि वह ब्रेकअप शांति से हुआ था। यांग शू ने कभी कुछ नहीं कहा कि आखिर क्यों हुआ, लेकिन उसके बाद तुम सॉन्ग यूकिंग के साथ दिखाई देने लगे। उधर ऑफिस के अंदर यांग शू डॉक्यूमेंट्स देख रही होती है, लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। जिस पर युआन युआन धीरे से कहती है बॉस ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने मांगे थे। वह बहुत सावधानी से बोलती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं बॉस और नाराज ना हो जाए। फिर यांग शू सामने पड़े डॉक्यूमेंट्स को देखकर हल्का सा फ्राउन करती है और इम्पेशेंट होकर कहती है ठीक है तुम बाहर जाओ। जिस पर युआन युआन जल्दी से ऑफिस से बाहर चली जाती है। इसके बाद यांग शू अपना फोन उठाती है और हॉट सर्च स्क्रॉल करने लगती है। फिर उसे तुम्हारे इंटरव्यू की क्लिप दिखाई देती है। यह देखकर वह और ज्यादा इरिटेटेड हो जाती है और फिर गुस्से में अपना फोन एक तरफ फेंक देती है। दूसरी तरफ जो तियानमिन के कहने पर हु तियानवांग को पता चल जाता है कि तुम उसका सॉन्ग कवर करने वाले हो, जिस पर वह सीधे प्रोग्राम टीम को कॉल करता है और साफ कह देता है कि तुम्हें उसका सॉन्ग कवर करने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि वह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को भी तैयार हो जाता है, लेकिन तुम्हें वह सॉन्ग गाने नहीं देना चाहता। यह सुनकर शू या फोन रखती है और उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देती है, क्योंकि इतने कम टाइम में दूसरा सॉन्ग ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जिस पर डायरेक्टर ली बिल्कुल ठंडे एक्सप्रेशन के साथ कहता है जियांग यू को खुद इसका सॉल्यूशन निकालने दो, अगर वह नहीं कर पाया तो उसे अपना खुद का सॉन्ग गाना पड़ेगा। हालांकि यह काफी अनफेयर होता है, लेकिन किसी के पास कोई और रास्ता नहीं होता, क्योंकि उनके लिए तुम सिर्फ एक कैनन फोडर होते हो। वैसे भी अगले एपिसोड में तुम्हें एलिमिनेट होना ही होता है। फिर जल्दी ही मंडे आ जाता है और गॉड सिंगिंग के दूसरे एपिसोड की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। पहला एपिसोड इस फ्राइडे को टेलीकास्ट होने वाला होता है, जिस पर ऑडियंस एक एक करके हॉल में एंटर करने लगती है। तुम सबसे पहले ब्रेक रूम में पहुंचते हो। इसके बाद बाकी कंटेस्टेंट्स भी एक एक करके अंदर आते हैं, लेकिन जैसे ही वे तुम्हें देखते हैं सब तुमसे दूर बैठ जाते हैं। कभी टॉप स्ट्रीम रहने वाला इंसान अब इस हालत में पहुंच चुका होता है, लेकिन तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती। जिस पर तुम स्पॉन्सर के दिए हुए मिल्क को आराम से पीते रहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब पैसे नहीं होते और अगर फ्री में कुछ मिल रहा हो तो उसका टेस्ट वैसे भी अच्छा लगने लगता है। उधर शेन होंग्यू चोरी चोरी तुम्हारी तरफ देखता है। फिर वह मन ही मन सोचता है यह जियांग यू सच में बहुत हैंडसम है, तभी तो यह इतना बड़ा स्कमबैग बन पाया। इसी समय होस्ट के आते ही रिकॉर्डिंग ऑफिशियली शुरू हो जाती है, क्योंकि पिछले एपिसोड में तुम सबसे आखिरी पोजीशन पर थे, इसलिए इस बार तुम्हारी परफॉर्मेंस सबसे पहले रखी जाती है। जिस पर जो तियानमिन हल्की सी हंसी देता है, क्योंकि उसके हिसाब से तुम पहले से ही एलिमिनेशन का टारगेट होते हो और अब सबसे पहले स्टेज पर भेजे जा रहे हो। अगर तुम्हें एलिमिनेट नहीं किया जाएगा तो फिर किसे किया जाएगा। फिर स्टेज पर होस्ट तुम्हारा सॉन्ग बदलने की वजह बताता है, जिस पर ऑडियंस की तरफ से लंबी हूटिंग और आवाजें आने लगती हैं और तुम धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ने लगते हो। लेकिन जैसे ही तुम सामने आते हो ऑडियंस की गालियां पहले से भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। कोई जोर से चिल्लाता है जियांग यू जाकर मर जा। फिर दूसरा कहता है डेड स्कमबैग जल्दी एलिमिनेट हो जा।
और फिर कोई और कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हें एलिमिनेट होते देखने आया हूँ, जिस पर प्रोग्राम टीम के सारे लोग ये सब सुनते हैं और तुम भी अंदर से पूरी तरह दबाव में आ जाते हो। स्टेज पर तुम्हें पिग हेड की तरह गालियां दी जा रही होती हैं, लेकिन फिर भी तुम बिल्कुल इंडिफरेंट रहते हो, जिस पर तुम बस चुपचाप ऑडियंस की तरफ झुककर बों करते हो और फिर पीछे खड़े म्यूजिक टीचर्स को भी बों करते हो। तुम्हारी फिगर अकेली और उदास लग रही होती है। तभी म्यूजिक बजना शुरू होता है और बड़ी स्क्रीन पर इस बार तुम्हारे सॉन्ग की इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। सॉन्ग का नाम होता है लाइन, सिंगर, लिरिक सेट और कंपोजर, सब में तुम्हारा ही नाम लिखा होता है। यह देखकर सभी लोग फिर से थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कुछ ऑडियंस तुरंत इंटरनेट पर यह सॉन्ग सर्च करने लगती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जिस पर कोई कहता है इस आदमी के पास फिर से एक ओरिजिनल सॉन्ग है, आखिर चल क्या रहा है? क्या आजकल सॉन्ग लिखना इतना आसान हो गया है? तमाम गया है? फिर दूसरा कहता है पहले वाला सॉन्ग और आज का लाइन दोनों की क्वालिटी बहुत हाई है, अब तो मैं इस लड़के को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। शुई अभी सॉन्ग का प्रील्यूड सुनते हुए थोड़ा रुक जाती है, फिर काफी देर बाद धीरे से कहती है शायद यह उसने खुद ही लिखा है, क्योंकि अभी इसकी हालत ऐसी है कि कोई भी इसके लिए सॉन्ग लिखने नहीं आएगा। उधर हॉल में अभी भी बहुत शोर हो रहा होता है। बहुत से लोग चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हें स्टेज से नीचे उतर जाना चाहिए। कोई कहता है कम बैक, तू मर जा, लेकिन तुम स्टेज पर बिल्कुल काम खड़े रहते हो। तुम प्रील्यूड सुनते हो और धीरे धीरे अपने इमोशंस को तैयार करने लगते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि थोड़ी देर बाद तुम्हें एक्टिंग भी करनी है। जैसे जैसे प्रील्यूड आगे बढ़ता है तुम धीरे धीरे अपना सिर उठाते हो और जैसे ही तुम पहली लाइन गाते हो ऑडियंस में बैठे लोग फिर से जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। कोई चिल्लाता है क्या बात है, डैड्स कम बैक अब शो ऑफ कर रहा है, तेरी 3 सेलिब्रिटी एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं, तो क्या बहुत बड़ा काम कर लिया। कई मेल ऑडियंस तो इतने इरिटेटेड हो जाते हैं कि उनका मन करता है कि स्टेज पर आकर तुम्हें 2 बातें सुना दें, लेकिन तुम्हारी सिंगिंग वॉइस बहुत सॉफ्ट और सूदिंग होती है। तुम्हारे होंठों के कोने पर हल्की सी स्माइल होती है और तुम्हारी आवाज में थोड़ा प्राउड और थोड़ा उदास टोन होता है, जिस पर ऐसा लगता है जैसे तुम सबको बता रहे हो कि इतनी सी बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे तुम एक ऐसे इंसान हो जो प्यार में हार कर भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। फिर धीरे धीरे पूरा हॉल शांत होने लगता है। उधर शेन होंग्यू को भी थोड़ा डाउट होने लगता है। वह सोचता है क्या ये भी तुम्हारा कोई ऐसा सॉन्ग है जो तुमने अपने खुद के एक्सपीरियंस से लिखा है। शुरुआत में उसे लगता है कि तुम बस अपने रिलेशनशिप का शो ऑफ कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे वह सॉन्ग सुनता है उसे महसूस होता है कि कुछ तो अलग है, जिस पर ऑडियंस भी धीरे धीरे इस सॉन्ग का असली मतलब समझने लगती है। तुम्हारे लिरिक्स में हर बात बहुत कैजुअल लगती है, जैसे तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, लेकिन असल में तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है। तुम ऊपर से दुखी नहीं दिखते, लेकिन अंदर से तुम बहुत टूट चुके होते हो। तुम्हारी गहरी आंखें, उनमें भरी हुई यादें और कैमरा की तरफ देखते समय तुम्हारी कमजोर सी नजरें, यह सब बिना कुछ कहे ऑडियंस को बहुत कुछ बता रही होती है, जिस पर सबको लगने लगता है कि तुम जो बोल रहे हो वह सिर्फ दिखावा है। असल में तुम अंदर से बहुत दुखी हो। तुम ऊपर से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हो। फिर ऑडियंस के दिमाग में एक ही बात आती है, ये आदमी इतना दुखी है लेकिन फिर भी बार बार बोल रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पर बहुत से लोगों को लगने लगता है कि इस बार यह कमबैक सच में बहुत दुखी है। शूर्या अभी स्टेज पर तुम्हें देखते हुए थोड़ा खो जाती है। उसकी आंखें हल्का सा चमकने लगती हैं। फिर वह सोचती है कि यह कमबैक शायद सच में बहुत इमोशनल है। वह याद करती है कि सुमुवान और बाकी लोग तुम्हारे खिलाफ बोल चुके हैं, लेकिन तुमने शुरू से लेकर अब तक कभी उनके बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं कहा, जिस पर उसे लगने लगता है कि तुम हर रिलेशनशिप को सच में सीरियसली लेते थे, वरना तुम ऐसा अच्छा सॉन्ग कभी नहीं लिख पाते। और शायद तुम्हारे दिल में अभी भी कुछ ऐसा है जिसे तुम भूल नहीं पाए हो। फिर तुम्हारा सॉन्ग आगे बढ़ता है। तुम्हारी आवाज शांत होती है, लेकिन उसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऑडियंस पूरी तरह तुम्हारी सिंगिंग और उस कहानी में डूब चुकी होती है, जिस पर कई लोगों की आंखें हल्की हल्की गीली होने लगती हैं। फिर सॉन्ग खत्म हो जाता है और तुम ज्यादा कुछ नहीं बोलते, तुम बस सामने लगे कैमरा को देखते हो। इसके बाद तुम फिर से ऑडियंस और इंस्ट्रूमेंट टीचर्स की तरफ गहरा बौं करते हो। फिर तुम हल्की कांपती हुई आवाज में कहते हो थैंक यू अगेन। आप लोगों ने अभी भी मेरा सॉन्ग पूरा सुना, इसके लिए थैंक यू। तुम्हारी आवाज सुनकर और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हुए देखकर तुम बहुत अकेले और दुखी लग रहे होते हो, जिस पर अचानक ऑडियंस में से कोई लड़की जोर से चिल्लाती है मत रो, प्लीज मत रो। यह सुनकर बाकी ऑडियंस भी थोड़ा शॉक हो जाती है और फिर अचानक सबको समझ आने लगता है कि तुम्हारे सॉन्ग का नाम लाइन क्यों है, क्योंकि शुरू से आखिर तक हर लाइन एक झूठ होती है। ऊपर से तुम कहते हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर लाइन के पीछे साफ दिख रहा होता है कि तुम इस रिलेशनशिप की बहुत परवाह करते हो, जिस पर कई इमोशनल ऑडियंस छुपकर रोने लगती है। जो लड़की अभी तुम्हें मत रो बोल रही थी, उसकी आंखें भी अब लाल हो चुकी होती हैं। फिर वह अपने हाथ में वोटिंग मशीन को देखती है और सोचती है वैसे भी यह एलिमिनेट होने वाला है, मेरा एक वोट कुछ नहीं बदलेगा, इसे मैं इसके लिए नहीं इस सॉन्ग के लिए वोट दे रही हूँ, जिस पर वह बटन दबाकर तुम्हें वोट कर देती है। उधर प्रोग्राम टीम की तरफ म्यूजिक डायरेक्टर वांगजुआ थोड़ा इंप्रेस्ड होकर कहता है तुम सुन सकते हो, इसकी सिंगिंग पिछली बार से बहुत बेहतर हो गई है, लगता है इसने प्राइवेट में काफी मेहनत की है। जिस पर ली दाओ और बाकी लोग भी सिर हिलाते हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में तुम्हारी सिंगिंग में इंप्रूवमेंट तो थी, लेकिन उसमें अभी भी काफी फ्लॉज थे, लेकिन आज तुम्हारी सिंगिंग लगभग परफेक्ट लग रही होती है। फिर भी सबके दिमाग में तुम्हारी वही अकेली आवाज घूम रही होती है। कभी टॉप स्ट्रीम रहने वाला इंसान अब इस हालत में पहुंच चुका होता है, जिस पर यह फर्क देखकर बहुत से लोगों के दिल में हल्का सा दुख होने लगता है। होस्ट अनाउंस करता है कि तुम्हारा वोटिंग चैनल अब बंद हो चुका है। फिर वह कहता है चलिए कंग्रेचुलेट करते हैं जियांग को, इस राउंड में इन्हें कुल इतने वोट्स मिले हैं। लेकिन जैसे ही होस्ट इस नंबर को देखता है वह अचानक रुक जाता है, जिस पर उसके दिल में भी शॉक भर जाता है। फिर वह कहता है जियांग 399 वोट्स। यह सुनकर ऑडियंस पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। कोई कहता है इस कमबैक को इतने वोट्स कैसे मिल गए? फिर दूसरा बोलता है ये तो 400 से सिर्फ 1 वोट कम है, आखिर वोट किसने किया? तुम लोग तो कह रहे थे कि इस कमबैक को वोट नहीं देना,
देना, जिस पर कुछ देर के लिए पूरी ऑडियंस चुप हो जाती है क्योंकि ये वोट्स काफी ज्यादा होते हैं। पिछले एपिसोड के हिसाब से देखा जाए तो इतने वोट्स टॉप 6 में आने के लिए काफी होते हैं। उधर ली दाओ और मेटादर वांगजुआ भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि अब ऐसा लग रहा होता है कि तुम एलिमिनेट नहीं होने वाले। ब्रेक के दौरान जो कंटेस्टेंट्स पिछले एपिसोड में तुमसे नीचे थे वह पैनिक होने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग स्टेज पर परफॉर्म करते समय नर्वस होकर अपनी आवाज तक बिगाड़ देते हैं, जिस पर झो तियानमिन भी थोड़ा अजीब एक्सप्रेशन के साथ तुम्हारी तरफ देखता है। फिर वह हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, शाओजियांग, तुम्हारा नया सॉन्ग काफी अच्छा था। मैंने सुना है कि यह सॉन्ग तुमने कल ही लिखा है। इतनी फास्ट क्रिएशन स्पीड तो शायद पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। उसकी बात का मतलब साफ होता है, वह इनडायरेक्टली बोल रहा होता है कि तुमने ये सॉन्ग किसी और से लिखवाया है, लेकिन तुम उसका मतलब तुरंत समझ जाते हो। वैसे भी झो तियानमिन इस शो में आने के बाद से लगातार तुम्हारे खिलाफ बोल रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब तुम कमजोर हो, इसलिए वह तुम्हें आसानी से बली कर सकता है। जिस पर तुम बिना गुस्सा दिखाए हल्की सी स्मार्ट के साथ कहते हो, टीचर झाओ, जो चीज आप नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और भी नहीं कर सकता। फिर तुम आगे कहते हो, वैसे भी आपने काफी समय से कोई नया सॉन्ग रिलीज नहीं किया, लगता है आप खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता करते रहते हैं। यह सुनते ही झो तियानमिन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि तुम उसे ऐसे सामने से जवाब दोगे, जिस पर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, उसकी गर्दन तक लाल पड़ जाती है। फिर वह ठंडी आवाज में स्नोट करता है और चुप हो जाता है। बाकी कंटेस्टेंट्स भी यह देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस दुनिया में कोई जूनियर अपने सीनियर से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन शेन होंग्यू तुम्हारी तरफ एक बार और देखता है और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है क्योंकि वह खुद भी झो तियानमिन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। झो तियानमिन हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझता है। फिर जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है कई कंटेस्टेंट्स तुम्हारे स्कोर से कम वोट्स पाते हैं। उनमें से कुछ को सिर्फ 377 वोट्स मिलते हैं, जिस पर अब ये पक्का हो जाता है कि इस बार तुम एलिमिनेट नहीं होने वाले। सबसे आखिर में झो तियानमिन की परफॉर्मेंस होती है और उसकी आंखों में पहले से ही कॉन्फिडेंस और प्राइड दिखाई दे रही होती है। इसके बाद सभी कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। झो तियानमिन को 470 वोट्स मिलते हैं, शेन होंग्यू को 455 वोट्स मिलते हैं, वांग जियावेई को 429 वोट्स मिलते हैं, जिस पर हुआंग मिनग्लांग को 410 वोट्स मिलते हैं और वह इस राउंड में फोर्थ आता है। फिर तुम्हें 399 वोट्स मिलते हैं और तुम इस राउंड में 6th प्लेस पर आते हो। तुम इस रिजल्ट से काफी सेटिस्फाइड होते हो क्योंकि पिछले एपिसोड में तुम सबसे आखिरी नंबर पर थे, लेकिन अब तुम सीधे 6th प्लेस तक पहुंच गए होते हो। ये प्रोग्रेस काफी बड़ी होती है क्योंकि इस बार भी बहुत सारे लोग तुम्हारे खिलाफ थे, इसलिए एक ही बार में टॉप पर वापस पहुंचना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। फिर कॉम्पिटिशन का दूसरा फेज खत्म हो जाता है। हालांकि जो कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट होते हैं वह अंदर से थोड़े अनहैप्पी होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूरी में स्टेज छोड़ना पड़ता है। इसी समय प्रोग्राम टीम का स्टाफ अंदर आता है और तीसरे फेज के रूल्स अनाउंस करना शुरू करता है। वह कहता है, अगले राउंड में थीम कंपटीशन होगा और सभी को दिए गए थीम के हिसाब से सॉन्ग कंपोज करना होगा। फिर वह आगे कहता है, प्रोग्राम टीम ने हर कंटेस्टेंट के लिए एक क्रिएटिव टीचर भी बुलाया है, अगर जरूरत हो तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद वह अगले एपिसोड का थीम बताता है। थीम होता है मिसड। यह सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है क्योंकि इस थीम को सुनकर तुम्हारे दिमाग में पहले से ही कई सॉन्ग्स आने लगते हैं। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद तुम वापस होटल लौटते हो। फिर तुम अपना बैंक कार्ड देखते हो। प्रोग्राम टीम की तरफ से मिले 2.5 मिलियन के साथ अब तुम्हारे अकाउंट में पूरे 5 मिलियन हो चुके होते हैं। यह देखकर तुम मन ही मन खुश हो जाते हो क्योंकि अगर तुम कुछ और एपिसोड सर्वाइव कर गए तो तुम्हारा डेट लगभग खत्म हो जाएगा, जिस पर तुम सोचने लगते हो कि उसके बाद सबसे पहले एक म्यूजिक कंपनी खोली जाए, फिर धीरे धीरे उसे बड़ा बनाया जाए। लेकिन फिलहाल तुम सिर्फ एक येलो चिकन विंग ऑर्डर करने के बारे में सोचते हो। इसके बाद टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है और देखते ही देखते फ्राइडे आ जाता है। आज गॉड सिंगिंग का पहला एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला होता है। बहुत सारे नेटिजन्स सिर्फ ये देखने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तुम खुद की कितनी बेइज्जती करवाते हो। उधर हू तियानवांग की तरफ उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने सुमुवान को जो कुरियर भेजा था वह पहुंच चुका है, जिस पर वह तुरंत सुमुवान को मैसेज भेजता है, मुवान कुरियर आ गया है, जाकर ले लेना। इस समय सुमुवान घर पर आराम कर रही होती है। जैसे ही वह यह मैसेज देखती है उसके चेहरे पर इरिटेशन दिखाई देने लगती है क्योंकि हू तियानवांग कई सालों से उसके पीछे पड़ा हुआ होता है, जिस पर वह फोन को एक तरफ रख देती है। फिर उसकी नजर सामने टीवी पर जाती है और उसी समय टीवी पर गॉड सिंगिंग का पहला एपिसोड शुरू होने वाला होता है। दूसरी तरफ फेमस म्यूजिक ब्लॉगर क्वियन भी ये शो देख रही होती है। उसके पूरे नेटवर्क पर 40 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं और एक रिव्यू ब्लॉगर होने की वजह से वह तुम्हारे जैसे ट्रैफिक सिंगर को बिल्कुल पसंद नहीं करती, जिस पर वह सोचती है ये स्कम्बैग इस शो में सिर्फ आखिरी बार पैसा कमाने आया है। फिर जैसे ही तुम स्क्रीन पर दिखाई देते हो ऑडियंस तुम्हें गालियां देना और बॉयकॉट करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि प्रोग्राम टीम ऑडियंस के क्लोजअप भी दिखाती है, जिसमें लोगों के चेहरे, उनकी चिल्लाहट और हंसी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा होता है, जिस पर यह सब देखकर क्वियन भी एक लंबी सांस लेती है क्योंकि उसे याद आता है कि कभी तुम कितने पॉपुलर थे और अब तुम्हारी हालत कितनी खराब हो चुकी है। फिर धीरे धीरे म्यूजिक बजना शुरू होता है और जैसे ही वह सॉन्ग की इन्फॉर्मेशन देखती है वह थोड़ा रुक जाती है क्योंकि इस बार भी यह एक ओरिजिनल सॉन्ग होता है, जिस पर वह मन ही मन सोचती है इस आदमी में अभी भी ओरिजिनल लिखने की एबिलिटी है। लेकिन जैसे ही वह प्रील्यूड सुनती है उसकी प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट तुरंत जाग जाती है क्योंकि यह प्रील्यूड बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होता है। उधर सुमुवान भी टीवी की तरफ देखते हुए हल्का सा रुक जाती है। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और डाउट दोनों दिखाई देने लगते हैं क्योंकि तुम दोनों इतने समय तक साथ रह चुके होते हो। तुम दोनों पूरे 2 साल तक साथ रहे थे, जिस पर सुमुवान तुम्हारी सिंगिंग स्किल्स को अच्छी तरह जानती थी। लेकिन अगर सच कहा जाए तो तुम्हारी सिंगिंग पहले इतनी अच्छी नहीं होती थी और तुम्हारी बाकी हालत देखकर भी उसे हमेशा लगता था कि तुम्हारे अंदर क्रिटिसाइज करने जैसा बहुत कुछ है। इसलिए उसे कभी समझ नहीं आता था कि तुम इतना रिस्क लेकर ऐसे शो में क्यों आए। यहाँ तक कि लोगों ने तुम्हें अगली परसेप्शन तक कहना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जब वह तुम्हें स्टेज पर देखती है तो तुम्हारा वही चेहरा आज भी उसे उतना ही अमेजिंग लगता है। फिर जैसे ही तुम
गाना शुरू करते हो, सो मुवान की पहले से शांत आंखों में भी अचानक बदलाव आ जाता है, क्योंकि तुम्हारी सिंगिंग पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी होती है। उसे याद आता है कि जब तुम दोनों साथ थे तब वह तुमसे कहती थी तुम एक सिंगर हो, अगर तुम्हें लंबे टाइम तक इस लाइन में रहना है तो तुम्हें अपनी सिंगिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, जिस पर तुम हमेशा स्मर्क करके कहते थे क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? अगर हेल्प करनी है तो मुझे बेड तक हेल्प कर दो। फिर बाद में जब तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ था तब भी सु मुवान ने तुम्हें यही कहा था, मैं अभी भी चाहती हूँ कि तुम अपनी सिंगिंग इंप्रूव करो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो। और अब तुम्हारी सिंगिंग सुनकर सु मुवान थोड़ा टूटने लगती है, क्योंकि तुमने सच में उसकी बात मान ली होती है, तुमने सच में अपनी सिंगिंग पर मेहनत की होती है, जिस पर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है। वह तुम्हारी इमोशनल और थोड़ी क्रेजी सिंगिंग सुनती है, तुम्हारी लाल आंखों को देखती है, ऐसा लगता है जैसे तुम अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हो। फिर तुम्हारी आवाज गूंजती है, तुम मेरे इंतजार में नहीं रहे। मैं बॉक्स फिर से खोलता हूँ और खालीपन को देखता हूँ। मैं तुम्हारी उम्मीदों में खो गया था, लेकिन फिर मैं मुड़कर चला गया। तुम्हारी साफ और हल्की भारी आवाज इतनी दुखी और इमोशनल लग रही होती है कि सु मुवान बस स्क्रीन को देखती रह जाती है। इस समय तुम्हारी लाल आंखें सीधे कैमरा की तरफ देख रही होती हैं और सु मुवान भी तुम्हें बिना पलक झपकाए देख रही होती है, जिस पर ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों स्क्रीन के आर पार एक दूसरे को देख रहे हो। उसका पहले से शांत दिल अब तेजी से धड़कने लगता है। फिर वह मन ही मन सोचती है क्या यह सॉन्ग मेरे लिए लिखा गया है, जिस पर उसे तुम्हारे साथ बिताया हर पल याद आने लगता है। उसे याद आता है जब वह तुमसे कहती थी जियांग यू मेहनत करो, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बहुत बड़े स्टार बनोगे। फिर उसे याद आता है जियांग यू मैं तुम्हें सिंगिंग इंप्रूव करना सिखाऊंगी। और फिर जियांग यू देखो मुझे गोल्ड अवार्ड मिल गया, ये म्यूजिक का सबसे बड़ा ऑनर है, जिस पर तुम हंसकर कहते थे मेरी मुवान बेबी सबसे बेस्ट है। लेकिन हर खुशी का एक एंड होता है। जब सु मुवान ने अपनी कंपनी शुरू की थी तब उसकी कंपनी को दूसरी कंपनीज दबाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर उसे हर दिन बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उधर तुम फेंगतियान एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद बहुत जल्दी टॉप पर पहुंच गए थे। तुम्हारी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि तुम चाइना के सबसे बड़े टॉप स्ट्रीम बन चुके थे। इसके बाद तुम दोनों के बीच मिलना कम होता गया और फिर एक दिन तुमने खुद ब्रेकअप की बात कर दी, जिस पर सु मुवान के लिए यह सब समझना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वह हमेशा इतनी मेहनत सिर्फ तुम दोनों के फ्यूचर के लिए कर रही थी। लेकिन ब्रेकअप के 1 महीने बाद ही उसने तुम्हें यांग शू के साथ देख लिया और उसी पल सु मुवान की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। इसके बाद वह आधा महीना तक घर में अकेली रहती है। फिर उसे पता चलता है कि यांग शू और तुम्हारा रिलेशनशिप भी खत्म हो गया है, जिस पर वह और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देती है। वह कंपनी के प्रेशर का सामना करती है और स्टेप बाय स्टेप अपनी कंपनी को बड़ा बनाती है। लेकिन अब तुम्हारा ये सॉन्ग सुनने के बाद उसका दिल फिर से हिलने लगता है, जिस पर वह फिर से सोचने लगती है क्या ये सॉन्ग सच में मेरे लिए लिखा गया है, क्या उसे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। उधर जो ऑडियंस और नेटिजन्स ये शो देख रहे होते हैं उन्हें भी समझ नहीं आ रहा होता कि तुम्हारे साथ आखिर हो क्या रहा है। कोई कहता है क्या मेरे कान खराब हो गए हैं, मुझे सच में लग रहा है कि इस बार ये स्कमबैग बहुत अच्छा गा रहा है। फिर दूसरा कहता है ये सॉन्ग थोड़ा दुखी लग रहा है, आखिर ये किसके लिए लिखा गया है, सु मुवान, यांग शू या फिर सॉन्ग यूकिंग। इसके बाद सॉन्ग खत्म हो जाता है। स्टेज पर तुम्हारी आंखें लाल होती हैं और तुम पूरी सिंसियरिटी के साथ कहते हो थैंक यू, मुझे सुनने के लिए थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी आवाज और तुम्हारा अकेलापन ये सब देखकर अचानक लोगों को थोड़ा दुख महसूस होने लगता है, क्योंकि कभी टॉप पर रहने वाला इंसान अब इस हालत में पहुंच चुका होता है, जिस पर बहुत से लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनके दिल के अंदर कहीं कुछ छू गया हो। उसी समय बैरियर पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाता है। कोई लिखता है यह स्कमबैग अब इतना अच्छा गाने कैसे लगा, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। फिर दूसरा लिखता है चाहे ये कितना भी अच्छा गा ले, इससे ये फैक्ट नहीं बदलेगा कि ये एक स्कमबैग है। नेटिजन्स लगातार बातें कर रहे होते हैं और फिर जब उन्हें बारम पता चलता है कि तुम्हें सिर्फ 267 वोट्स मिले हैं तो बैरर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत से लोग हंसते हुए लिखते हैं हाँ, ये एपिसोड भी इसका लास्ट ही होगा। उधर शो देखने के बाद सु मुवान काफी देर तक सोफा पर चुपचाप बैठी रहती है। तुम्हारे सॉन्ग की मेलोडी उसके दिमाग में बार बार घूम रही होती है। दूसरी तरफ फेमस ब्लॉगर क्वीन भी शो खत्म होने के बाद लगातार तुम्हारे बारे में बात करती रहती है और फिर वह वीडियो बनाना शुरू कर देती है। हालांकि वह हर सॉन्ग पर वीडियो नहीं बनाती, वह सिर्फ उन्हीं सॉन्ग्स को चुनती है जो उसे अच्छे लगते हैं और तुम्हारा ये सॉन्ग उसे सच में बहुत पसंद आया होता है, जिस पर हॉट सर्च में कई टॉपिक्स आने लगते हैं। गॉड सिंगिंग, जो तियानमिन का सॉन्ग, शेन होंग्यू बहुत हैंडसम है, जियांग यू ने ये सॉन्ग अपनी किस एक्स के लिए लिखा, जियांग यू फिर से लास्ट आया और क्या जियांग यू का नया सॉन्ग सच में उसी ने लिखा है। इसी तरह के कई टॉपिक्स इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगते हैं। उधर यांग शू पूरे दिन शूटिंग करने के बाद होटल लौटती है। वह सोफा पर बैठती है और अपनी लंबी लेग्स को एक दूसरे के ऊपर रख लेती है। फिर जैसे ही वह तुम्हारा सॉन्ग सुनती है उसके खूबसूरत चेहरे पर भी हल्का सा बदलाव दिखाई देता है, जिस पर वह सोचती है इस कमबैक की सिंगिंग इतनी अच्छी कब से हो गई। फिर उसके दिमाग में कुछ पुरानी बातें आने लगती हैं। उसे याद आता है जब तुम दोनों का ब्रेकअप हो रहा था तब तुम्हारी आवाज बहुत शांत और ठंडी थी। तुमने उससे कहा था बस अब बहुत हो गया, मैं भी थक गया हूँ, तुम पूरे दिन बाहर शूटिंग करती रहती हो, हम महीने में मुश्किल से कुछ बार ही मिलते हैं। यह सुनकर यांग शू की आंखें लाल हो गई थी, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने के लिए उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड तक से लड़ाई कर ली थी और अब तुम सच में उससे दूर जाने वाले थे। जब तुमने उससे ब्रेकअप की बात की थी तब यांग शू रोते हुए तुमसे पूछती है आखिर क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, जिस पर उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं। लेकिन तुम उसकी तरफ बिना पीछे देखे चले जाते हो। उसी समय उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है और फिर ज्यादा टाइम भी नहीं बीतता कि उसे खबर मिलती है कि तुम सॉन्ग यूकिंग के साथ हो। लेकिन इस समय सॉन्ग यूकिंग भी तुम्हारा वीडियो देख रही होती है। तुमसे ब्रेकअप के बाद उसकी कंपनी ने उस पर और भी ज्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, जिस पर उसे हर दिन गर्ल ग्रुप के साथ परफॉर्म करना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद वह तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। फिर तुम्हारा यह सॉन्ग सुनकर वह मन ही मन सोचती है क्या यह सॉन्ग मेरे लिए लिखा गया है, जिस पर उसके दिल में भी हल्का सा इमोशन जागने लगता है। शो के टेलीकास्ट होने के अगले दिन तुम्हारा सॉन्ग न्यू सॉन्ग चार्ट में सीधा 13वां पोजीशन पर पहुंच जाता है और तुमने पहले से ही उसका कॉपीराइट रजिस्टर करवा लिया होता है।
क्योंकि तुम उम्मीद कर रहे होते हो कि ये सॉन्ग तुम्हें आगे और फायदा देगा। 13वें पोजीशन किसी नॉर्मल सिंगर के लिए शायद बहुत बड़ी बात होती, लेकिन तुम्हारे लिए जो कभी टॉप पर था, ये रिजल्ट सिर्फ शुरुआत जैसा होता है। इतना बड़ा शो होने के बाद भी तुम्हारा सॉन्ग टॉप 10 में नहीं पहुंच पाता, जिस पर यह थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगता है। ये देखकर जो तियानमिन भी ठंडी हंसी हंसता है। फिर वह कहता है इस आदमी के पास अब फैन सपोर्ट ही नहीं बचा, डेटा कौन करेगा, ऐसे में इसका ऊपर जाना पॉसिबल ही नहीं है। उसी समय शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर फेमस रिव्यू ब्लॉगर लिन क्वेन क्वैन एक नया वीडियो अपलोड करती है। वह कहती है हेलो एवरीवन, मैं हूँ क्वेन क्वेन और आज हम एक नए सॉन्ग के बारे में बात करेंगे। उसका वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर ही हॉट सर्च पर पहुंच जाता है, जिस पर इंटरनेट पर फिर से तुम्हारे सॉन्ग को लेकर जोरदार डिस्कशन शुरू हो जाती है और इसी वजह से और भी ज्यादा लोग तुम्हारे इस नए सॉन्ग के बारे में जानने लगते हैं। फिर अगले दिन जब तुम उठते हो तो देखते हो कि तुम्हारा सॉन्ग चार्ट में 7वें पोजीशन तक पहुंच चुका है। अब आखिरकार तुम्हारा सॉन्ग टॉप 10 में आ चुका होता है और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर भी ये सॉन्ग पूरी तरह वायरल हो जाता है। लेकिन जैसे ही तुम कमेंट्स खोलते हो, वहाँ अभी भी लोग तुम्हें गालियां ही दे रहे होते हैं, जिस पर तुम सोचते हो कि अभी यह सब बदलना पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा है कि चुपचाप पैसा कमाया जाए, क्योंकि अभी भी तुम्हारे ऊपर बहुत डेट बाकी होता है। फिर जल्दी ही मंडे आ जाता है और गॉड सिंगिंग की तीसरी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। ऑडियंस एक एक करके अंदर आने लगती है और अंदर आते ही सब धीरे धीरे बातें करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है पिछले एपिसोड में बस कमबैक एलिमिनेट नहीं हुआ। फिर दूसरा कहता है इस बार उस डेड्स कमबैक को बिल्कुल वोट मत देना। इसी समय बैक स्टेज में तुम रेस्ट कर रहे होते हो, क्योंकि अब एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो चुका होता है, इसलिए अब सिर्फ 9 लोग बचे होते हैं और तुम हमेशा की तरह अकेले कॉर्नर में बैठे होते हो। तुम फ्री का मिल्क पी रहे होते हो। तुम्हारे बगल में ब्यूटीफुल सिंगर शेन होंगी बैठी होती है। वह चोरी चोरी तुम्हारी तरफ देखती रहती है। उसकी नजर बार बार तुम्हारे फेस पर जाकर रुक जाती है, जिस पर तुम भी एक बार उसकी तरफ देखते हो और फिर तुम्हारी नजर उसकी आंखों से टकरा जाती है। दूसरी तरफ जो तियानमिन और वांग जियावेई साथ बैठे होते हैं, दोनों हंसते हुए बात कर रहे होते हैं, लेकिन बीच बीच में दोनों तुम्हारी तरफ भी देख लेते हैं। उनकी आंखों में साफ दिख रहा होता है कि वह तुम्हारा मजाक उड़ते देखना चाहते हैं। फिर होस्ट के आते ही तीसरे एपिसोड की रिकॉर्डिंग ऑफिशियली शुरू हो जाती है, क्योंकि इस बार थीम कंपटीशन होता है, इसलिए सभी कंटेस्टेंट्स थोड़े नर्वस होते हैं। इस बार तुम्हारी परफॉर्मेंस चौथे नंबर पर होती है। फिर जैसे ही तुम्हारा टर्न आता है तुम उठने लगते हो, लेकिन अचानक तुम्हें महसूस होता है कि किसी ने तुम्हारे कपड़े का कोना पकड़ लिया है, जिस पर तुम पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो कि शेन होंग्यू ने तुम्हारी शर्ट पकड़ रखी है। उसका चेहरा हल्का लाल हो चुका होता है। फिर वह धीरे से कहती है सॉरी। इसके बाद वह जल्दी से तुम्हारा कपड़ा छोड़ देती है और तुम्हारी तरफ देखकर हल्की सी स्माइल करती है, जिस पर तुम भी हल्का सा सिर हिलाते हो और कहते हो कोई बात नहीं। यह देखकर शेन होंग्यू के चेहरे पर एक अलग सी स्माइल आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो तियानमिन और वांग जियावेई बड़ी स्क्रीन की तरफ देखते रहते हैं, क्योंकि वह दोनों तुम्हें फिर से बेइज्जत होते हुए देखना चाहते हैं। फिर तुम स्टेज पे जाते हो और माइक्रोफोन पकड़ लेते हो, लेकिन इस बार ऑडियंस पहले जितनी एग्रेसिव नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे अब सब सिर्फ चुपचाप तुम्हें देखना चाहते हैं, जिस पर तुम खुद को पहले की तरह लोनली और शांत दिखाने की कोशिश करते हो और हमेशा की तरह 90 डिग्री झुककर बो करते हो। यह देखकर ऑडियंस को लगने लगता है कि तुम सच में बदल गए हो। अब तुम पहले से काफी लोकी हो चुके हो। फिर धीरे धीरे म्यूजिक बजना शुरू होता है और बड़ी स्क्रीन पर सॉन्ग की इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। सॉन्ग अ लिटिल बिट, सिंगर जांग्यू, लिरिक्स एंड कंपोजर जांग्यू। यह देखकर ऑडियंस फिर से शॉक्ड रह जाती है। कोई कहता है क्या यह आदमी हर हफ्ते एक ओरिजिनल सॉन्ग लिखने वाला है। फिर दूसरा कहता है इस सॉन्ग का प्रील्यूड भी काफी अच्छा लग रहा है, पहले चुप रहो और सुनो। उधर शेन होंग्यू की आंखों में भी हल्की चमक आ जाती है, क्योंकि इस बार थीम क्रिएशन कंपटीशन होता है और बाकी कंटेस्टेंट्स ने क्रिएटिव टीचर्स की हेल्प ली होती है, लेकिन तुम ये सब अकेले कर रहे होते हो। 3 एपिसोड्स में लगातार 3 नए सॉन्ग्स। ये बात किसी को भी इम्पॉसिबल लगती है, जिस पर ऐसा लगता है जैसे तुम अपने एक्शन से सारी रूमर्स को गलत साबित कर रहे हो। दूसरी तरफ जो तियानमिन का चेहरा थोड़ा अजीब हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी पिछली बातें याद आने लगती हैं। अब उसे लगने लगता है जैसे स्टेज पर खड़ा तुम चुपचाप उसे गलत साबित कर रहे हो। फिर म्यूजिक धीरे धीरे तेज होने लगता है। प्रेल्यूड खत्म होते ही तुम धीरे से माइक्रोफोन उठाते हो और फिर तुम स्टेज पर गाना शुरू करते हो। तुम्हारी आवाज हल्की कांप रही होती है, तुम्हारी सिंगिंग थोड़ी भारी और दर्द भरी लग रही होती है। तुम्हारी आंखों में बहुत अफेक्शन और रिग्रेट दिखाई दे रहा होता है, जिस पर ऐसा लगता है जैसे तुम अपने पुराने रिलेशनशिप को याद कर रहे हो और उन सब चीजों के लिए पछता रहे हो जो तुमने खो दी। ऑडियंस तुम्हारी सिंगिंग सुनती है और धीरे धीरे हॉल में मौजूद सारी आवाजें अपने आप बंद हो जाती हैं। फिर कैमरा धीरे धीरे तुम्हारे फेस के पास आता है। तुम्हारे चेहरे का दुख, तुम्हारी आंखों की गिल्ट, ये सब ऑडियंस साफ साफ देख रही होती है, जिस पर सभी को फिर से तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स याद आने लगती हैं। सब सोचने लगते हैं ये सॉन्ग आखिर किसके लिए है। क्या सच में तुम हर रिलेशनशिप को दिल से लेते थे और शायद ब्रेकअप की कोई और वजह थी, लेकिन तुम स्टेज पर खड़े होकर उसी तरह फीलिंग के साथ गाते रहते हो, क्योंकि यह लिटिल बिट तुम्हारा भी एक पसंदीदा सॉन्ग होता है। और अब सॉन्ग का कोरस धीरे धीरे शुरू होने वाला होता है। लाइफ एंड डेथ वाली सिंगिंग, जैसे तुमने कोई ऐसा दर्द फील किया हो जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तुम्हारी आंखों में देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम अपना रिग्रेट देख पा रहे हो, जिस पर शोभिया तुम्हें देखती है और सोचती है कि इस बार का थीम मिस होना था। वह तुम्हारे सॉन्ग से सुन सकती है कि तुम्हारे अंदर उस सबको लेकर कितनी इमोशंस हैं। शायद तुम अपना खुद का सॉन्ग इसमें डाल सकते हो अपनी इमोशंस के साथ। इमोशंस विथ यू, 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 जिस पर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे रिग्रेट साफ दिखाई दे रहे हैं। शोभिया तुम्हारी तरफ देखती है और सोचती है कि इस बार का थीम मिस होना था। वह तुम्हारे सॉन्ग से सुन सकती है कि तुम्हारा उस समय के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। खासकर पहली लाइन, तुम बहुत बिजी रहते थे, अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ते रहते थे और यही तुम्हारे और सुनुओवान के ब्रेकअप की वजह थी, जिस पर ऑडियंस भी तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स सुन पाती है और तुम्हारी सिंगिंग इस समय भी लगातार चलती रहती है, जिससे सुनकर सब लोग सब कुछ भूलने लगते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों सबके अंदर थोड़ा सैडनेस और थोड़ा दर्द फील होने लगता है। ये कमबैक शायद
शायद सच में फीलिंग्स को लेकर सीरियस था। फिर सॉन्ग धीरे धीरे आता है, मेरी लाइफ में आ जाता है, तुम्हें जोर से हक करता है, लेकिन तुमसे थोड़ी सी भी मोहब्बत नहीं कह पाता, जिस पर उस दिन तुम मेरा पूरा पास्ट अपने साथ ले जाती हो। रास्ते में तुम अब अपनी पुरानी यादों को उतारने नहीं जाती हो। एक इंसान की खुशी आखिर कैसे बदल जाती है। हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं और हमारी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। तुम अब मेरी लाइफ से कभी मत जाना। सॉन्ग खत्म होते ही वहाँ का माहौल अचानक बहुत शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब लोग अभी भी उस सॉन्ग में डूबे हुए हैं, जिस पर तुम नीचे झुकते हो और फिर से बो करते हो। तुम्हारी आंखें थोड़ी लाल होती हैं और तुम्हारी आवाज सच्चाई से कांपती रहती है। थैंक यू रियली, जिस पर तुम बार बार बो करते रहते हो और बार बार थैंक यू कहते रहते हो। लगातार 3 एपिसोड्स के बाद ऑडियंस तुम्हारे बारे में बात करना शुरू करती है। लगता है ये सच में बदल गया है। मैं इसे थोड़ा बेचारा क्यों फील कर रहा हूँ। ये सॉन्ग सच में बहुत अच्छा था। मैं तो पूरा इमोशनल हो गया। लेकिन इस कमबैक के झांसे में मत आओ। स्कमबैग लोग इसी तरह के फेक इमोशंस में सबसे आगे होते हैं, जिस पर कुछ लोगों की आंखें चमकती रहती हैं। तुम्हारी लोनली आवाज स्टेज से नीचे जाती है। क्या इसे रिग्रेट हो रहा है? ये हर गेम में इतना सीरियस क्यों रहता है? क्या ये फीलिंग्स की रियल साइड है? क्या सच में सबने इसे गलत समझा था? और फिर आखिर में होस्ट अनाउंस करता है कि तुम्हें 427 वोट्स मिले हैं, जिसे सुनते ही वहाँ का माहौल तुरंत शोर से भर जाता है। क्या इस कमबैक को इतने ज्यादा वोट्स मिले हैं? कमरे में बैठा हुआ स्कमबैग, इसे अब भी लोग वोट क्यों दे रहे हैं? मैं किसी का फैन नहीं हूँ, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो मैं वोट करता हूँ। और मैं भी तुम्हारे वोट्स देखकर शॉक्ड हूँ। क्या ये आदमी अब काउंटर अटैक करने वाला है? पहले एपिसोड में लास्ट प्लेस 399 वोट्स, दूसरे एपिसोड में 427 वोट्स और तीसरे एपिसोड में भी 427 वोट्स, जिस पर म्यूजिक डायरेक्टर वांगजुआ भी सांस भरते हुए कहता है, सिंसियरिटी ही सबसे बड़ी पावर है। वह म्यूजिक से ऑडियंस को जीतना चाहता है। क्या यही म्यूजिक का ओरिजिनल मतलब नहीं है? क्या ये अच्छी बात नहीं है? इसके बाद लाउंज में बैठे बाकी कंटेस्टेंट्स के पास मजाक करने का दिल नहीं बचता। उनके एक्सप्रेशंस नर्वस हो जाते हैं। अगर उन्होंने मेहनत नहीं की तो वे एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके दिमाग में जरूर कुछ प्रॉब्लम है। ये आदमी इतनी जान लगाकर लड़ रहा है और फिर भी इतने लोग इसे वोट दे रहे हैं, जिसे देखकर वह अंदर से बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। सभी सिंगर्स की परफॉर्मेंस के बाद तीसरे एपिसोड की फाइनल रैंकिंग सामने आती है। ज्योति अनमिनिंग अब भी फर्स्ट प्लेस पर रहता है और उसे 465 वोट्स मिलते हैं। शेन होंग्यू थोड़े से डिफरेंस से सेकंड प्लेस पर आती है और उसे 460 वोट्स मिलते हैं। थर्ड प्लेस पर हुआंग मिनग्लांग रहता है, जिसने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसे 446 वोट्स मिलते हैं। फोर्थ प्लेस पर वांग जियावे रहता है, जिसे 437 वोट्स मिलते हैं। और फिफ्थ प्लेस पर तुम रहते हो 427 वोट्स के साथ, जिस पर तुम इस रिजल्ट से काफी सेटिस्फाइड रहते हो। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तुम बेहतर होते जा रहे हो। लेकिन बाकी गेस्ट्स जब देखते हैं कि तुम फिर से बच गए हो तो उनके चेहरे थोड़े अजीब हो जाते हैं और जो एलिमिनेट हो गए वे साफ तौर पर डिसअपॉइंटेड दिखाई देते हैं। जिस पर जो त्यानमिनिंग देखता है कि शेन होंग्यू उससे सिर्फ 5 वोट्स पीछे है। उसकी आंखों में एक डर दिखाई देता है। पहले एपिसोड से वह हमेशा फर्स्ट प्लेस पर बना हुआ था और अब उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे वापस आने लगती है। कंपनी भी चाहती है कि वह फर्स्ट प्लेस पर बना रहे। शायद तुम इस शो की वजह से फेमस हो सकते हो। अगर तुम चैंपियन बन जाते हो तो यह तुम्हारे फ्यूचर करियर के लिए बहुत मदद करेगा। फिर थीम ऑटम रखा जाता है। कुछ ऑटम सीनरी और एक ऑटम लव स्टोरी भी लिखी जा सकती है। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद तुम्हारे दिमाग में अचानक एक सॉन्ग आता है, जिस पर बाकी कंटेस्टेंट्स जल्दी जल्दी दूसरे चैनल्स पर चले जाते हैं। सिर्फ तुम कहीं जाने की जल्दी में नहीं होते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं होता। होटल वापस आने के बाद तुम्हारे दिमाग में अचानक एक सीन फ्लैश होता है। शेन होंग्यू के सफेद न्यूज तुम्हारे दिमाग में आते हैं और तुम्हें गिल्टी फील होता है। आखिर हमारी शादी को बहुत लंबा समय हो चुका था, जिस पर तुम्हारा बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लगता है। फिर तुम खुद को संभालते हो और अगले कुछ दिनों तक होटल में प्रैक्टिस करते रहते हो। तुम्हें इस लाइन के साथ और बेहतर तरीके से फिट होना था और फिर जल्दी ही फ्राइडे आ जाता है। आज गॉड सिंगिंग का दूसरा एपिसोड है। शो अभी शुरू ही हुआ होता है और बहुत सारे व्यूअर्स पहले से अंदर आना शुरू कर देते हैं। आखिर फ्राइडे आ ही गया। शेन होंग्यू को मत देखो, इस बार नॉकआउट राउंड है और यह कमबैक जरूर बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन सॉन्ग आने से पहले यह सॉन्ग पहले ही बहुत पॉपुलर हो चुका होता है और अब यह न्यू सॉन्ग चार्ट में 4th प्लेस तक पहुंच जाता है। हालांकि बहुत सारे नेटिजन्स अब भी तुम्हें माफ नहीं करते, लेकिन कुछ छोटे फैंस अब भी तुम्हारा सपोर्ट करते रहते हैं। मेरा भाई इतनी मेहनत करता है, मुझे यकीन है मेरा भाई कभी एलिमिनेट नहीं होगा। मेरा भाई आखिर तक जरूर टिकेगा। जिस पर कुछ लोग टाइम पर शो देखने के लिए बैठे रहते हैं। उन्हें तुम्हारा सॉन्ग बहुत पसंद आता है। जितना ज्यादा वे इसे सुनते हैं उतना ज्यादा उन्हें यह अच्छा लगने लगता है। लेकिन जैसे ही उन्हें याद आता है कि यह सॉन्ग एक स्कमबैग ने गाया है, वह तुरंत चुप हो जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन वह सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाता। उसे हमेशा यही लगता है कि तुम इस सॉन्ग के लायक नहीं हो। जैसे ही शो शुरू होता है और पिछले एपिसोड में तुम लास्ट थे, इसलिए नेचुरली सबसे पहले तुम्हारी एंट्री होती है, जिस पर होस्ट पहले कॉपीराइट का इश्यू एक्सप्लेन करता है और बताता है कि सॉन्ग बदल दिया गया है। मैं अब भी अपना सॉन्ग गाना चाहता हूँ, ड्रीम एंड को। दूसरी तरफ सुमोमारू इन दिनों अपने नए एल्बम की तैयारी कर रहा होता है। वह अभी काम से वापस घर आता है। सोफा पर बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी वह देखता है कि तुमने अचानक सॉन्ग बदल दिया है, जिस पर वह हल्का सा भौहें सिकोड़ता है, क्योंकि वह इसके पीछे की चाल को अच्छे से समझता है। फिर जैसे ही म्यूजिक बजना शुरू होता है और वह सॉन्ग का नाम लाइंग देखता है, उसकी खूबसूरत आंखों में एक पल के लिए डाउट और क्यूरियोसिटी आ जाती है। ये फिर से एक ओरिजिनल सॉन्ग था और अब तुम पूरी तरह ओरिजिनल सॉन्ग्स बना रहे थे। जिस पर वह टीवी को देखते हुए धीरे से कहता है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, तुम मुझे जानते हो, मैं कभी भी तुम्हारे सामने फेक नहीं बनता। प्लीज ये मत सोचो कि तुम इतनी यादगार हो। तुम्हारा चले जाना सच में मेरी ताकत नहीं है। इस समय किंग हू त्यानवांग भी तुम्हारी आंखों में देख रहा होता है। उसकी भौहें भी हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। ये आदमी एक्सपीरियंस चीट लगता है। ये सॉन्ग इसने खुद नहीं लिखा होगा। जिस पर सुमुवान तुम्हारा लाइन सुनने के बाद अपने दिल में एक हल्का सा दर्द फील करती है। अगर हम शुरू में अलग नहीं हुए होते तो कितना अच्छा होता। क्या सच में उसके पास उस समय कोई ऐसी बात थी जो वह कह नहीं पाया? फिर टीवी में तुम अकेले स्टेज से नीचे उतरते हो, जिस पर सुमुमारू बस तुम्हें
चुपचाप देखता रहता है। वह काफी देर तक कुछ नहीं बोलता। वह पूरा सॉन्ग खत्म होने तक वहीं बैठा रहता है और फिर उसे महसूस होता है कि तुम बहुत बदल गए हो। ऑडियंस की गालियां और नफरत देखने के बाद भी तुम गुस्से में जवाब नहीं देते, बल्कि चुपचाप सॉन्ग गाना चुनते हो और म्यूजिक के जरिए ऑडियंस को फील करवाते हो, जिस पर तुम्हारे अंदर की सारी इंस्पिरेशन और पोटेंशियल बाहर आने लगती है। इस समय बैरिये भी तेजी से स्क्रीन पर चलने लगता है। अरे ये सॉन्ग तो बहुत अच्छा है। इसे सुनकर मैं रो पड़ा। जियांग, तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो। तुम्हारे अंदर जरूर बहुत दर्द होगा। फिर जैसे ही होस्ट तुम्हारे वोट्स बताता है, ऑडियंस पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। क्या 400 वोट्स का फर्क है? मैंने सही देखा ना? वहाँ इतने सारे लोगों ने इस कमबैक को वोट दिया और मैं तो पहले उसके लास्ट सॉन्ग के वोट्स देखकर ही शॉक्ड था। मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि ये प्रमोशन तक पहुंच गया, जिस पर हू तियान ये रिजल्ट देखकर टेबल पर हाथ मारता है। धत, ब्रेकअप हो गया और अब यहाँ आकर प्यार का नाटक कर रहा है। मैं इसे वैरायटी शोज और बिजनेस टॉक्स दिला रहा था और ये यहाँ ये सब कर रहा है। आज आखिर उसे थोड़ा आराम करने का टाइम मिला था। वह सोफा पर बैठकर तुम्हारा वीडियो देख रहा होता है, जिस पर अचानक उसे सॉन्ग यूक्विन की याद आ जाती है। उसे वह सीन याद आता है जब तुमने यूक्विन से कहा था, मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए जरूर एक सॉन्ग लिखूंगा। मुझे ब्रदर जियांग पर पूरा भरोसा है। यूक्विन, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन सिर्फ आधे साल बाद तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया था। उस रात सॉन्ग यूक्विन रोते हुए तुम्हें पकड़ लेती है। वह कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर जाओ, जिस पर तुम उसका हाथ हटाते हुए कहते हो, छोड़ दो यूक्विन, तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। मैं अब सच में थक गया हूँ। उस रात सॉन्ग यूक्विन की आंखें रो रो कर सूज गई थी। वह बहुत देर तक तुम्हें रोक नहीं पाई, जिस पर उसके दिल में एक भारीपन रह जाता है। पहले की सारी खूबसूरत यादें अब सिर्फ कंफ्यूजन बनकर रह जाती है। यह सोचते सोचते उसकी नाक भी हल्की सी भर जाती है। दूसरी तरफ फ्यूचर ऑफिस में यांग शू बैठी होती है और आज रात तुम्हारी सिंगिंग का क्लिप देखने के बाद वह ठंडी आवाज में हंसती है। इस कमबैक की हाइपोक्रेसी, पता नहीं अभी कहाँ बैठकर खुश हो रहा होगा। लेकिन इस समय होटल में तुम भूखे होकर येलो टेंडर चिकन खा रहे होते हो, तभी अचानक तुम्हें छींक आ जाती है। कौन मेरे पीछे बात कर रहा है? जिस पर यांग शू की आंखों में एक कॉम्प्लिकेटेड लुक आता है। तभी चू शाओयांग का कॉल आता है। शू, क्या तुम्हारा ड्रामा अब खत्म होने वाला है? कुछ दिनों बाद मैं भी वहाँ प्रोजेक्ट की बात करने आ रहा हूँ। जिस पर यांग शू चू शाओयांग की आवाज सुनते ही हल्का सा भौहें सिकोड़ती है। साउथ चाइना एंटरटेनमेंट का यंग मालिक काफी समय से उसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन यांग शू को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वह उसे थोड़ा इरिटेटिंग लगता था। जिस पर वह सीधे कहती है, जरूरत नहीं है मिस्टर चू, फिल्म खत्म करने के बाद मैं बहुत टायर्ड रहूंगी और उसके बाद मेरा दूसरा काम भी है, इसलिए आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। फिर चू शाओयांग सोफा पर बैठा रहता है और उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती है। किसी ने भी आज तक उसे मना करने की हिम्मत नहीं की थी। वह अपने दिल का गुस्सा दबाता है और कहता है, कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बस फिनिश होने के बाद मिल लेंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस पर यांग शू बेबस होकर सांस छोड़ती है और कोई बहाना बनाकर फोन काट देती है। इसके बाद चू शाओयांग गुस्से में बैठा रहता है। इतने समय बाद भी यह औरत अब भी इतनी मुश्किल क्यों है? फिर वह मोबाइल पर तुम्हारा हॉट सर्च देखता है, जिस पर उसकी भौहें फिर सिकुड़ जाती हैं। क्या तुम अब भी उस कमबैक को भूल नहीं पाई? देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। अगले दिन तुम्हारा नया सॉन्ग लाइन न्यू सॉन्ग चार्ट का रिकॉर्ड तोड़ देता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह होती है लिन क्वेन क्वैन का तुम्हारी मदद करना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ क्वेन क्वेन, वेलकम टू क्वेन क्वेन टॉक अबाउट म्यूजिक। और आज हम बात करने वाले हैं लाइन के बारे में, जिस पर लिन क्वेन क्वैन अपनी सेक्सी और गोल लेग्स के साथ स्क्रीन के बीच में खड़ी होती है। बारिश में उसका पूरा फिगर और भी परफेक्ट लग रहा होता है। वह अच्छे से जानती है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। यह सॉन्ग बिल्कुल इसके टाइटल की तरह है। शुरू से लेकर आखिर तक हर लाइन एक झूठ होती है। लिरिक्स में बार बार यही कहा जाता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो तुम्हें पता चलेगा कि सिंगर की आवाज में कितनी फीलिंग्स हैं। और फिर सॉन्ग धीरे धीरे तुम्हारे करीब आता जाता है। लाइन ऑथर का अब तक का सबसे अच्छा काम लगता है। इस महीने लिन क्वेन क्वैन का रिव्यू करीब 8 मिनट का होता है और वह तुम्हारे लाइन को बहुत ध्यान से एनालाइज करती है, जिसे देखकर साफ समझ आता है कि वह इस सॉन्ग को बहुत ज्यादा पसंद करती है। लेकिन फिर भी पहले की तरह वह तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहती। शुरू से आखिर तक उसने तुम्हारा नाम एक बार भी नहीं लिया, लेकिन जैसे ही ये वीडियो बाहर आता है ज्यादा देर नहीं लगती और ये फिर से हॉट सर्च पर पहुंच जाता है, जिस पर नेटिजन्स फिर से कमेंट करना शुरू कर देते हैं। वाइफ, तुम्हारी लेग्स पर जो स्टॉकिंग्स हैं, क्या उनसे मेरे लिए मिल्क टी बना सकती हो? ये स्कमबैग अभी तक एलिमिनेट क्यों नहीं हुआ? लेकिन म्यूजिक सच में बहुत अच्छा है। मैंने नहीं सोचा था कि जियांग यू का स्कमबैग वाला सीन इतना स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर जल्दी ही मंडे आ जाता है। प्रोग्राम के 4th एपिसोड की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, जिस पर ऑडियंस भी एक एक करके अंदर आने लगती है। इस बार का थीम ऑटम होता है और सब लोग इसे लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं। अब लाउंज में सिर्फ 8 कंटेस्टेंट्स बचे होते हैं और इस बार उनमें से एक एलिमिनेट होने वाला होता है, जिस पर तुम देखते हो कि तुम्हारे पास वाली सीट खाली है। तभी वह बिना झिझक वहाँ आकर बैठ जाती है। वह तुम्हारी तरफ हल्का सा मुस्कुराती है और तुम भी उसे हेलो कहते हो, जिस पर उसकी लंबी और टाइट लेग्स तुम्हारे बिल्कुल पास होती हैं। उसके स्नो फाइट थाइज फिर से तुम्हारी नजरों में आ जाते हैं और तुम भी अनजाने में एक बार उसकी तरफ देख लेते हो, जिस पर वह मुस्कुराकर पूछती है, टीचर जियांग यू, आप ड्रंक हैं या नहीं? मैं इस बार आपके नए सॉन्ग का बहुत इंतजार कर रही हूँ। शेन होंग्यू खुद आगे बढ़कर तुमसे बात करती है, क्योंकि वह तुम्हारे पिछले 3 सॉन्ग से सच में अट्रैक्ट हो चुकी थी। लेकिन यह सुनकर तुम हल्का सा भौहें सिकोड़ते हो, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी कंटेस्टेंट ने खुद तुमसे हेलो कहा था, जिस पर तुम भी पॉलिटली जवाब देते हो, थैंक यू टीचर शेन, मैं भी आज रात आपकी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जो तियान मिनंग का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है, जिस पर तुम जानबूझकर अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करके कहते हो, पिछली बार टीचर शेन और फर्स्ट प्लेस के बीच का फर्क बहुत कम था, शायद इस बार वह फर्स्ट प्लेस तक पहुंच जाए। जिस पर शेन होंग्यू मुस्कुराते हुए कहती है, टीचर झाओ बहुत स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। लेकिन झो तियान मिनंग ठंडी आवाज में हंसता है
और कहता है, क्यों शाओजियान, क्या तुम सच में चाहते हो कि वह फर्स्ट प्लेस ले ले? जिस पर वहाँ का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। उसके वर्ड्स में इतनी जेल सी थी कि कोई भी आसानी से समझ सकता था, लेकिन तुम बस हल्का सा मुस्कुरा देते हो और कुछ नहीं कहते। फिर जैसे ही होस्ट स्टेज पर आता है, 4th एपिसोड की रिकॉर्डिंग ऑफिशियली शुरू हो जाती है। सबसे पहले एक 3rd टियर सिंगर आता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में वह सबसे लास्ट था, इसलिए आज वह बहुत नर्वस होता है, जिस पर उसकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती और आखिर में उसे सिर्फ 396 वोट्स मिलते हैं। इसके बाद जो कंटेस्टेंट्स आते हैं उन सबको 400 से ज्यादा वोट्स मिलते हैं, जिस पर उसे पहले ही समझ आ जाता है कि शायद इस बार वह एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन जब वह तुम्हारी तरफ देखता है तो उसके दिल में थोड़ी उम्मीद आ जाती है। दूसरी तरफ जो तियानमिन तुम्हें बाहर जाते हुए देखता है, वह बस हल्का सा तुम्हारी तरफ देखता है और मन में सोचता है यह आदमी एलिमिनेट नहीं होगा। लेकिन मेरे और इसके बीच अभी भी काफी फर्क है। असली खतरा तो शेन होंग्यू है, क्योंकि उसके वोट्स लगातार मेरे करीब आते जा रहे हैं। और फिर होस्ट की इंट्रोडक्शन के साथ तुम स्टेज पर माइक्रोफोन लेकर खड़े हो जाते हो। इस बार पहले जैसा नहीं होता, कोई बॉयकॉट नहीं करता, कोई धीरे धीरे गालियां नहीं देता। ऑडियंस बस चुपचाप स्टेज की तरफ देखती रहती है और तुम्हारे अगले सॉन्ग का इंतजार करती है, जिस पर तुम स्टेज के बीच में खड़े होकर सामने का इतना शांत माहौल देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाते हो। ऐसा लगता है जैसे इन एपिसोड्स में तुम्हारी सारी मेहनत बेकार नहीं गई। प्रोग्राम टीम भी यह देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड होती है। वह भी सोचती है कि उम्मीद है इस बार तुम इस मौके की वैल्यू समझोगे। लेकिन तुम स्टेज पर ज्यादा कुछ नहीं कहते। तुम हमेशा की तरह ऑडियंस और म्यूजिक टीचर्स की तरफ हल्का सा झुककर बाव करते हो, जिस पर म्यूजिक धीरे धीरे बजना शुरू हो जाता है और तुम्हारे पीछे बड़े स्क्रीन पर सॉन्ग की इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। सिंगर जांग यू, लिरिसिस्ट एंड कंपोजर जांग यू, जिस पर डायरेक्टर सॉन्ग का नाम देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि ये सच में इस बार के ऑटम थीम से परफेक्टली मैच करता था। लेकिन तभी टीचर वांग जुआ रहस्यमय तरीके से हंसने लगता है और कहता है, बाद में ध्यान से सुनना, जियांग यू का ये सॉन्ग इतना सिंपल नहीं है, शायद इसे बहुत हाई स्कोर मिले। यह सुनकर डायरेक्टर ली और शू या भी क्यूरियस हो जाते हैं, क्योंकि वांग जुआ किसी सॉन्ग की इतनी तारीफ बहुत कम करता था, जिस पर सबको लगने लगता है कि इस सॉन्ग में जरूर कुछ खास है। फिर जैसे जैसे प्रील्यूड आगे बढ़ता है, उसमें हल्का सा सैडनेस महसूस होने लगता है, जो धीरे धीरे ऑटम के मौसम की तरह फैलने लगता है। स्टेज पर तुम उदास आंखों के साथ खड़े रहते हो, तुम्हारी नजर नीचे होती है। फिर तुम धीरे से माइक उठाते हो और गाना शुरू करते हो। तुम्हारा मूड इतना साफ और ट्रांसपेरेंट लगता है, जैसे कोई खूबसूरत याद जिसे बार बार याद करना अच्छा लगता है। और जैसे ही तुम गाना शुरू करते हो, सब लोग फिर से शॉक्ड हो जाते हैं। शू या और बाकी गेस्ट्स नोटिस करते हैं कि तुम्हारी सिंगिंग पहले से ज्यादा स्टेबल हो गई है। चाहे ब्रेथ कंट्रोल हो या वर्ड्स बोलने का तरीका, तुम हर चीज में बहुत इंप्रूव कर चुके थे, जिस पर शेन होंग्यू भी धीरे से सांस छोड़ती है। ये आदमी फिर से और स्ट्रांग हो गया। इसकी सिंगिंग शायद अब प्रोफेशनल लेवल तक पहुंच गई है। और तुम स्टेज के बीच में चुपचाप खड़े रहते हो। तुम्हारी भारी और धीमी आवाज और तुम्हारी वह आंखें जो पुराने दर्द में फंसी हुई लगती हैं, ऐसा महसूस करवाती हैं जैसे तुम अपना दर्द और सैडनेस सबको बता रहे हो। ये देखकर ऑडियंस भी थोड़ा इमोशनल होने लगती है। ये सॉन्ग आखिर किसके लिए लिखा गया है? ऐसा लगता है जैसे यह किसी पुराने प्यार को अलविदा कहने वाला सॉन्ग हो, जिस पर कुछ लोग धीरे से कहते हैं, इसे लव सॉन्ग्स लिखना बहुत अच्छे से आता है। आखिर इसकी 3 बड़ी स्टार एक्स गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। इस आदमी का इमोशनल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और इस समय तुम्हारी सिंगिंग अब भी चलती रहती है। गिरती हुई हवा अब कहीं खो जाती है और मैं एक ऐसा इंसान बन जाता हूँ जिसके कदम बहुत हल्के हैं। गर्म और नरम ऑटम में जितना ज्यादा मौसम खूबसूरत लगता है, उतना ही मीठा लगता है, जिस पर खूबसूरत हवा तुम्हारे चेहरे की तरह मेरे पास से गुजरती है और मैं ऐसे प्यार में पड़ जाता हूँ जिसे मैं खुद भी नहीं पहचानता। गिरती हुई हवा जैसे 10 साल गुजर गए हों, लेकिन हम दोनों अब भी एक दूसरे को हवा में देख लेते हैं। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि दुनिया की हर चीज भूल जाता हूँ, जिस पर मेरी आंखों से 2 आंसू गिरते हैं। लोग जमीन पर रेत के ऊपर खड़े रहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, जिस पर सब लोग तुम्हारी सिंगिंग सुनते रहते हैं और कोई भी अपनी नजर तुमसे हटा नहीं पाता। वहाँ का सीन बहुत शांत होता है। सब लोग पूरी तरह उस सॉन्ग में डूब चुके होते हैं, जिस पर कई लोग अपनी आंखें बंद करके तुम्हारी कहानी सुनने लगते हैं। ऑटम बिछड़ने का मौसम होता है। मैपल लीव्स रोमांटिक लगते हैं, लेकिन तुम आखिर किसे मिस कर रहे हो? सू मोवान को, यांग शू को, या फिर सॉन्ग यूकिंग को, जिस पर सॉन्ग अब दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है और तुम्हारी सिंगिंग स्टेज पर लगातार चलती रहती है। सबसे गहरी और दूर की बारिश हवा के साथ बहती हुई दिखाई देती है और मेरे पास सिर्फ 1 घंटी बचती है, जैसे कोई अजीब सा प्यार जो बहुत गहरा हो, जिसकी आवाज अब ठंडी नहीं लगती, जैसे मैंने उस बंद घंटी को पहन लिया हो। मैंने पूरी लाइफ देख ली है और धीरे धीरे गिरती हुई हवा भी किसी लॉन्गिंग की तरह लगती है, जिस पर मैं पानी और रेत वाले इस ऑटम को गर्म करने के लिए कई दिनों तक रोशनी जलाता रहता हूँ। हवा तुम्हारे चेहरे के ऊपर से गुजरती है और मैं अपने प्यार को गिरते हुए पत्तों में बदल देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना दिल नहीं बदल पाता और पलक झपकते ही धीरे से गिरती हुई हवा फिर से लॉन्गिंग जैसी लगने लगती है। मैं आखिर क्यों फीलिंग्स और प्यार के बीच फंसा रहता हूँ और तुमसे प्यार करता रहता हूँ, जिस पर तुम पीछे मुड़ती हो। अपनी आंखों से दुख के आंसू मत गिरने दो, प्यार को जमीन पर टूटने मत दो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, लेकिन तभी तुम्हें अपना फर्स्ट लव याद आ जाता है, जिस पर तुम्हारे दिल के सबसे अंदर से एक सैडनेस बाहर आने लगती है। लेकिन फिर भी तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम गहरी सांस लेते हो और हल्की कांपती हुई आवाज में कहते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सब कुछ पहले जैसा ही होता है। तुम हमेशा की तरह झुककर बॉ करते हो, जिस पर ऐसा लगता है जैसे तुमने इस बार फिर से अपना पूरा दिल इस सॉन्ग में डाल दिया हो। और इसी समय वहाँ मौजूद सब लोग जैसे अचानक रियलिटी में वापस आते हैं। वह तुम्हें स्टेप बाय स्टेप स्टेज से नीचे उतरते हुए देखते हैं, जिस पर ऑडियंस को याद आता है कि कुछ समय पहले तक वे तुम्हें कितनी बुरी तरह गालियां दे रहे थे।
लेकिन अब उनके दिल में एक अलग ही फीलिंग आने लगती है, शायद थोड़ा गिल्ट, क्योंकि किसी को गालियां देना इस दुनिया का सबसे आसान काम होता है। लेकिन किसी ने कभी सच्चाई जानने की कोशिश की थी? क्या तुम सच में वैसे ही स्कम्बैग हो जैसा सब सोचते हैं? इस समय हर किसी के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स चल रही होती हैं। कुछ इमोशनल ऑडियंस की आंखें भी लाल हो जाती हैं। ये सॉन्ग सच में बहुत अच्छा था, जिस पर प्रोग्राम टीम के टीचर वांग जुआओ डायरेक्टर की तरफ देखकर कहते हैं, देखा मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था, ये आदमी अब बहुत हाई लेवल पर क्रिएट कर रहा है। जिस पर ली दाओ भी चुपचाप सिर हिलाता है। मानना पड़ेगा इसने प्यार बहुत किया है, तभी इसके लव सॉन्ग्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं। फिर तुम वापस लाउंज में आ जाते हो। झो तियानमिन बस हल्का सा तुम्हारी तरफ देखता है। बाकी कंटेस्टेंट्स भी ज्यादा रिएक्शन नहीं देते। सिर्फ शेन होंग्यू मुस्कुराकर तुमसे कहती है, टीचर जियांग युन, ये सॉन्ग बहुत अच्छा था, मैं तो आपकी फैन बनने वाली हूँ। जिस पर तुम भी मुस्कुराकर सिर हिला देते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिल जैसे आधा बीट धीरे चलने लगता है, क्योंकि इतने ज्यादा वोट्स की तुम्हें भी उम्मीद नहीं थी। होस्ट भी कुछ देर के लिए चुप रह जाता है। वह दोबारा रिजल्ट चेक करता है और फिर बोलता है, कंग्रेचुलेशंस टीचर जियांग युन, आपको 459 वोट्स मिले हैं। जैसे ही यह रिजल्ट सामने आता है, पूरा माहौल एकदम से फट पड़ता है। हर तरफ डिस्कशन शुरू हो जाती है। अरे इतने ज्यादा, क्या जियांग युन इस बार फर्स्ट प्लेस ले सकता है? ये कैसे हो गया? इस कमबैक को इतने लोग वोट कैसे दे सकते हैं? जिस पर लाउंज में बैठे बाकी कंटेस्टेंट्स के चेहरे भी बदल जाते हैं। थर्ड ईयर सिंगर तो पूरी तरह हिम्मत हार जाता है। शेन होंग्यू भी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। उसके लाल लिप्स हल्के से खुल जाते हैं और वह हैरानी से कहती है, कंग्रेचुलेशंस टीचर जियांग युन। जिस पर तुम मुस्कुराकर जवाब देते हो, बस थोड़ी सी लग थी, लेकिन तुम्हारे दिल में एक छोटा सा सीक्रेट छुपा होता है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्लान सच में काम कर रहा है। सिचुएशन धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है, जिस पर बाकी कंटेस्टेंट्स की आंखों में थोड़ी जेलसी और एनवी दिखाई देने लगती है। लेकिन जो तियानमिन का चेहरा सबसे ज्यादा खराब हो जाता है। पहले उसे सिर्फ शेन होंग्यू की चिंता थी और अब तुम भी सामने आ गए थे। अगर सच में कोई उसे पीछे छोड़ देता तो यह उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होती। फिर बाकी कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस भी खत्म होने लगती है और इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग धीरे धीरे आखिर तक पहुंच जाती है, जिस पर हुआंग मिनग्लांग ऑटम पार्टिंग नाम का रैप सॉन्ग गाता है और उसे 441 वोट्स मिलते हैं। इसके बाद शेन होंग्यू एक लिरिकल स्लो सॉन्ग गाती है। वह स्टेज पर अपनी खूबसूरत बॉडी के साथ खड़ी रहती है। उसकी लेजी सिंगिंग वॉइस में एक अलग ही सॉफ्टनेस होती है और उसकी लंबी लेग्स स्टेज पर धीरे धीरे चलती रहती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे सिर्फ उसकी मौजूदगी ही लोगों को अपनी तरफ खींच रही हो। यह सच में देखने और सुनने दोनों के लिए एक एंजॉयमेंट होता है और आखिर में उसे 453 वोट्स मिलते हैं। अब इस समय सबकी नजर सिर्फ तुम और झो तियानमिन पर होती है, क्योंकि अभी तक तुम्हारा स्कोर सबसे ज्यादा था और अब आखिरी में स्टेज पर झो तियानमिन आता है। अगर वह भी तुमसे आगे नहीं निकल पाया तो इस बार फर्स्ट प्लेस तुम्हारा होगा। जिस पर झो तियानमिन स्टेज पर आता है, लेकिन अंदर से वह थोड़ा नर्वस होता है। वह गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है और इस बार वह भी ऑटम थीम पर एक लव सॉन्ग लेकर आया होता है, एक खूबसूरत लव स्टोरी। तुम चुपचाप झो तियानमिन की सिंगिंग देखते हो। हालांकि ये आदमी तुम्हें पसंद नहीं था, लेकिन इसके पास टैलेंट जरूर था। आखिर वह पुराने जनरेशन का सिंगर था और उसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। फिर जैसे ही झो तियानमिन की परफॉर्मेंस खत्म होती है, होस्ट दोबारा स्टेज पर आ जाता है, जिस पर सब लोग उसके वोट्स सुनने का इंतजार करने लगते हैं। टीचर झो के वोट्स अब मेरे हाथ में हैं। ये सुनते ही सब लोग होस्ट की तरफ देखने लगते हैं। झो तियानमिन भी थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन जैसे ही होस्ट रिजल्ट देखता है, उसके चेहरे पर भी सरप्राइज आ जाता है, क्योंकि ये गैप बहुत कम था। जिस पर झो तियानमिन का दिल भी तेज धड़कने लगता है। फिर होस्ट धीरे से कहता है, कंग्रेचुलेशंस टीचर झो, आपको 460 वोट्स मिले हैं और आप इस गेम के फर्स्ट प्लेस बन गए हैं। सिर्फ एक वोट से तुम झो तियानमिन से हार जाते हो। बाकी कंटेस्टेंट्स बीच में ही रहते हैं। हालांकि झो तियानमिन फर्स्ट इन बलेस को जीत जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती, क्योंकि वह जानता था कि इस बार वो बस एक वोट से बचा है। और तभी ली दाओ अंदर आता है और अगले रूल्स बताता है। अगला एपिसोड सेमीफाइनल होगा, इसलिए इस बार कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तुम अपना बेस्ट दिखाने के लिए कोई भी सॉन्ग चुन सकते हो। जिस पर सभी कंटेस्टेंट्स के चेहरे फिर से सीरियस हो जाते हैं। सब लोग मोटिवेट हो जाते हैं। हालांकि अब सॉन्ग सिलेक्शन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, लेकिन कंपटीशन और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला था, क्योंकि अब हर कोई अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड लेकर आने वाला था, जिस पर सिर्फ तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए थीम हो या ना हो, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं था। आखिर तुम्हारे दिमाग में सॉन्ग्स की कोई कमी नहीं थी। और इसी समय गॉड गिवन सिंगिंग का तीसरा एपिसोड ऑफिशियली ब्रॉडकास्ट हो जाता है। लिन क्विन सोफा पर बैठी रहती है और सिर हिलाती है। उसे लगता है कि अभी तक आने वाले कंटेस्टेंट्स ज्यादा अच्छे नहीं थे, खासकर वह थर्ड ईयर सिंगर जिसने शुरुआत की थी। वह इतना नर्वस था कि उसकी सिंगिंग थोड़ी बिगड़ गई थी। लेकिन फिर जैसे ही तुम्हारा सॉन्ग आता है, वह धीरे से बोलती है, ये सॉन्ग शायद एक लव सॉन्ग है, जिस पर तुम गाना शुरू करने से पहले अपनी फीलिंग्स को धीरे धीरे बाहर लाते हो। और जैसे ही तुम गाना शुरू करते हो, सॉन्ग पहले की तरह ही बहुत हाई लेवल का लगता है, जिसे सुनकर वह पूरी तरह तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। सारा पास्ट तुम क्यों कहते हो कि मैं नहीं बदला? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अब भी तुम्हारी गैर मौजूदगी को सुन नहीं पाता। इस समय सु मुवान भी सोफा पर बैठी होती है। उसकी खूबसूरत लेग्स एक दूसरे के ऊपर रखी होती है। वह तुम्हारा सॉन्ग सुनते सुनते पूरी तरह उसमें खो जाती है और उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वह यह शो क्यों देख रही है। जिस पर दूसरी तरफ सॉन्ग युक्विन भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही होती है। वह आज अपना वैरायटी शो रिकॉर्ड करके जल्दी होटल वापस आ गई थी, सिर्फ तुम्हारा शो देखने के लिए। और जैसे ही आखिर में तुम ऑडियंस की तरफ झुककर थैंक यू कहते हो, उसके दिल में अचानक बहुत सैडनेस आ जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि कर्ज चुकाने के लिए तुमने कितना कुछ सहा था। दूसरी तरफ 31 क्रू का काम भी आज खत्म हो जाता है और चू शाओयांग पहले से ही वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन यांगशु उससे पहले ही जा चुकी होती है, जिसे देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा, क्या तुम अब भी उस कमबैक को नहीं भूल पाई? जिस पर वह ठंडी हंसी हंसता है और एक फोन कॉल करता है। और उसी समय मैंगो चैनल के अंदर एक साजिश शुरू होने लगती है। ली दाओ को अचानक स्टेशन के लीडर का फोन आता है, जिसे सुनते ही वह अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। डायरेक्टर,
आप मजाक तो नहीं कर रहे? जिस पर ली दाओ का चेहरा भी घबराया हुआ लगने लगता है। ठीक है, हुआना की तरफ से ऑलरेडी बात हो चुकी है, इसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता। इतना कहकर सामने वाला फोन काट देता है, जिस पर ली दाओ फोन को धीरे से टेबल पर रख देता है। उसके चेहरे पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता है। अब शो की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी और अगर इस समय जियांग यू को बाहर निकाला गया तो शो की पॉपुलैरिटी कम से कम आधी रह जाएगी। जिस पर ली दाओ तुरंत समझ जाता है कि यह सब हुआना की तरफ से हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जियांग यू को बाहर कैसे किया जाए। उसी समय तुम होटल में बैठकर हिसाब लगा रहे होते हो। शो के 4 एपिसोड्स के बाद तुम अब तक 10 मिलियन कमा चुके होते हो और अब तुम्हारा डेट लगभग खत्म होने वाला होता है। इसके अलावा तुम्हारे 3 सॉन्ग्स की रॉयल्टीज मिलाकर भी 2 मिलियन बनती है, जिस पर तुम सोचते हो कि यह पैसा फ्यूचर के लिए अपने पास रखोगे। तभी तुम्हारा फोन बजता है। यह डायरेक्टर का कॉल होता है। वह तुम्हें तुरंत आने के लिए कहता है। होटल टीवी स्टेशन के बिल्कुल पास होता है, इसलिए तुम जल्दी ही ली दाओ के ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हो। तुम डोर नॉक करते हो और अंदर चले जाते हो। डायरेक्टर इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी स्माइल होती है। तुम मन में सोचते हो क्या पिछले कुछ एपिसोड्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, या फिर शायद चैनल अब मुझे सीरियसली लेने लगा है। लेकिन ये देखकर ली दाओ को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पहले वाला जियांग यू हमेशा घमंडी और एरोगेंट लगता था, लेकिन अब तुम बहुत शांत और समझदार दिखाई दे रहे थे। जिस पर ली दाओ मुस्कुराकर कहता है, जियांग यू आओ बैठो। तुम उसके सामने चेयर पर बैठ जाते हो, लेकिन उसके एक्सप्रेशन को देखकर तुम्हें भी अंदर से थोड़ा अजीब महसूस होने लगता है। जिस पर तुम सीधे पूछते हो, डायरेक्टर अगर कोई बात है तो सीधे बता दीजिए। यह सुनकर ली दाओ भी कुछ देर चुप रहता है, फिर आखिर वह धीरे से कहता है, तो मैं सीधे बता देता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेंटली तैयार होना पड़ेगा। यह सुनते ही तुम्हारे अंदर एक बुरा अंदाजा आने लगता है। फिर ली दाओ थोड़ा झिझकते हुए कहता है, कुछ फोर्स में और रीजंस की वजह से अगले फाइनल से पहले तुम्हें हमारा शो छोड़ना होगा। यह कहते हुए वह तुम्हारे चेहरे को ध्यान से देखता रहता है, जिस पर तुम्हारी आंखों में एक पल के लिए शॉक आता है। तुम्हारा राइट हैंड हल्का सा कांपता है, लेकिन तुम जल्दी से अपनी मुट्ठी कस लेते हो और अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने देते। कुछ देर बाद तुम शांत आवाज में कहते हो, मैं समझ गया, कंडीशंस क्या हैं। जिस पर ली दाओ कुछ पल के लिए खुद भी चुप रह जाता है, क्योंकि तुम्हारी यह शांति उसे थोड़ी डरावनी लगती है। उसे डर था कि शायद तुम गुस्से में आकर सब कुछ बिगाड़ दोगे, लेकिन तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि बात और खराब हो। जिस पर उसके चेहरे की स्माइल धीरे धीरे गायब हो जाती है। फिर वह कुछ देर बाद कहता है, मैं तुम्हें हाहा टूर ग्रुप में रिकमेंड कर सकता हूँ फ्लाइट गेस्ट के तौर पर। तुम जानते हो इस शो की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है और श्रेया भी वहाँ प्रोड्यूसर है। मैं उससे कहूंगा कि वह तुम्हें थोड़ा ज्यादा स्क्रीन टाइम दे। हाहा टूर ग्रुप एक बहुत फेमस ट्रैवल वैरायटी शो था। उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी और उसमें आने वाले गेस्ट्स भी बहुत बड़े लोग होते थे। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग उस शो पर आने का मौका चाहते थे, इसीलिए यह कॉम्पेंसेशन बुरा नहीं था। लेकिन तुम तुरंत अग्री नहीं करते। कुछ देर सोचने के बाद तुम धीरे से कहते हो, डायरेक्टर हम दोनों एडल्ट्स हैं, तो सीधी बात करते हैं, मुझे 2 एपिसोड्स के लिए फ्लाइट गेस्ट बना दीजिए। जिस पर ली दाओ पहले तो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन तुम्हारे सीरियस चेहरे को देखकर वह कुछ देर बाद मान जाता है। ठीक है, तुमने इस मैटर में बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, मैं ये अरेंज कर दूंगा। इतना कहकर तुम बाहर जाने लगते हो, लेकिन डोर तक पहुंचकर तुम अचानक पीछे मुड़ते हो। डायरेक्टर ये इररेसिस्टिबल रीजन क्या है? तुम जानना चाहते थे कि तुम्हारे खिलाफ पीछे से कौन काम कर रहा है। जिस पर ली दाओ तुम्हारी तरफ गहराई से देखता है। वह कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, यंग मैन अभी तुम उस लेवल पर भी नहीं हो जहाँ टेबल पर बैठकर बात कर सको। फिर तुम कर भी क्या लोगे? अगर तुम्हें पता भी चल जाए तब भी ज्यादा मत सोचो, बस मेहनत करते रहो। जिस पर तुम हल्का सा भौहें सिकोड़ते हो और बेबस होकर सिर हिला देते हो। ली दाओ की बात सुनने में बुरी लगती है, लेकिन वह गलत नहीं थी। तुम्हारे जाने के बाद डायरेक्टर भी धीरे से सांस छोड़ता है। यह आदमी अब काफी समझदार हो गया है, शायद फ्यूचर में सच में कुछ बड़ा कर दे। इसके बाद होटल वापस आकर तुम बेड पर लेट जाते हो और फिर दोबारा अपना प्लान बनाना शुरू करते हो। गॉड गिवन सॉन्ग के सिर्फ एक और एपिसोड बाकी था। उसके बाद हाहा टूर ग्रुप के 2 एपिसोड्स होंगे और फिर तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचेगा। जिस पर तुम हिसाब लगाते हो कि इतना पैसा तुम्हारा डेट पूरा खत्म करने के लिए भी काफी नहीं होगा, इसलिए तुम खुद को बस ऐसे ही समझाते हो। अब जब मैं खुद को रोक ही नहीं रहा तो पहले एक ब्रेस्ट चिकन ऑर्डर कर लेता हूँ ताकि शौक थोड़ा कम हो जाए। यह सोचते ही तुम्हारा मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है। खाना खाने के बाद तुम फिर गहरी सोच में डूब जाते हो। इस समय सबसे सीधी चीज यही थी कि तुम कोई नॉवेल ट्राई करो, क्योंकि इस दुनिया में कॉपीराइट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। यहाँ कॉपी करना लगभग इम्पॉसिबल था, इसीलिए राइटर्स की इनकम भी बहुत ज्यादा होती थी। जिस पर तुम बिना देर किए कंप्यूटर खोलते हो और एक अकाउंट रजिस्टर करते हो। अब सवाल ये था कि कौन सी बुक लिखी जाए। तुम सोचते हो कि तुम्हारी अपनी जिंदगी ही इतनी अजीब रही है, जिस पर तुम सीधे उस बुक का टाइटल टाइप कर देते हो और लिखना शुरू कर देते हो। जैसे ही तुम स्टोरी को याद करते हो तुम्हें पता चलता है कि उसकी हर डिटेल तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल साफ है, जैसे वह हमेशा से वहीं मौजूद हो। ली हुआ वांग अपने हाथ में दवा पीसने वाला स्टोन उठाता है और बोर होकर उसे मेडिसिन जार में फेंक देता है, जिस पर अंदर रखा जैड मड और लियू गुआंग टूटने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वह सब एक शेप लेने लगता है। तुम बहुत तेजी से लिखते हो। सिर्फ 2 घंटे में तुम 10,000 वर्ड्स लिख देते हो और फिर सीधे उसे अपलोड कर देते हो रिव्यू के लिए। ये नॉवेल अर्थ पर भी एक बहुत बड़ी हिट थी। अब देखना यह था कि क्या ये इस दुनिया में भी चल पाएगी। दूसरी तरफ सु मुवान भी अपने म्यूजिक टीचर के भेजे हुए सॉन्ग्स देख रही होती है, लेकिन वह उनमें से किसी से भी खुश नहीं होती। जिस पर उसका मैनेजर उसे समझाता है, मुवान इतना टेंशन मत लो, मैं बाद में कुछ दूसरे टीचर से भी ट्राई करूंगा। अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो अगले महीने सिंगल मत निकालो, एल्बम आने दो, फिर फैंस को एक साथ सरप्राइज देंगे। लेकिन सु मुवान सिर हिला देती है, नहीं सिंगल तो रिलीज करना ही पड़ेगा, ये फैंस से किया हुआ प्रॉमिस है। जिस पर मैनेजर भी बेबस होकर सिर हिला देता है, ठीक है मैं कुछ और टीचर से बात करता हूँ, लेकिन खुद को इतना टायर्ड मत करो। हाँ टूर ग्रुप की तरफ से भी पहले ही अनाउंसमेंट आ चुकी है, तब तुम वहाँ जाओगी, थोड़ा एंजॉय करोगी और रिलैक्स भी। हाल ही में सु मुवान बहुत
बहुत ज्यादा काम कर रही थी, जैसे वह जानबूझकर किसी चीज से बच रही हो। और उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि कहीं उसे फिर से जियांग्यू याद ना आ जाए। और फिर जल्दी ही मंडे आ जाता है। गॉड सॉन्ग के 5th एपिसोड की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। ऑडियंस एक एक करके अंदर आने लगती है, जिस पर लाउंज में लोग और भी कम हो चुके होते हैं। अब वहाँ सिर्फ 7 लोग बचे होते हैं और तुम अब भी वहीं बैठे रहते हो। एक हाथ में मिल्क होता है और दूसरे हाथ से स्नैक्स खा रहे होते हो। तभी शेन होंग्यो धीरे से डोर खोलकर अंदर आती है। उसकी स्मूथ और लंबी लेग्स हमेशा की तरह सबका ध्यान खींच लेती है। वह सबको आराम से हेलो कहती है और जैसे ही वह देखती है कि तुम्हारे पास वाली सीट खाली है, वह बिना झिझक वहीं आकर बैठ जाती है। टीचर जियांग्यू, इस बार आप कौन सा सॉन्ग गाने वाले हैं, जिस पर तुम्हें उसके बॉडी से आती हुई खुशबू महसूस होती है और तुम्हारी नजर अनजाने में उसके सफेद थाइस पर चली जाती है। फिर तुम हल्का सा मुस्कुराकर कहते हो, अभी सीक्रेट है, स्टेज पर जाओगी तब पता चल जाएगा। तुम्हारे चेहरे की स्माइल देखकर शेन होंग्यो भी हल्का सा मुस्कुराती है। लगता है इस बार टीचर जियांग्यू फर्स्ट प्लेस लेने वाले हैं। आपको खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस है। यह सुनते ही बाकी कंटेस्टेंट्स के चेहरे थोड़ा बदल जाते हैं, जिस पर जो तियानमिन कोई रिएक्शन नहीं देता। वह बस हल्का सा तुम्हारी तरफ देखता है, लेकिन ऊपर से जितना काम दिख रहा था, अंदर से उतना ही पैनिक में था। उसे लगता था कि वह किसी से भी हार सकता है, लेकिन तुमसे नहीं। आखिर तुम उसके लिए सिर्फ एक ट्रैफिक सिंगर थे, जिस पर तुम शेन होंग्यो की बात सुनकर मुस्कुराते हो और कहते हो, फर्स्ट प्लेस तो मैं जरूर लेना चाहता हूँ। आखिर मैं यहाँ कंपटीशन में आया हूँ, तो नेचुरली मैं जीतना भी चाहता हूँ। यह सुनकर जो तियानमिन तुम्हारी तरफ देखता है और कहता है, सिर्फ कंपटीशन में वापस आ जाना काफी नहीं होता। अब ये देखना होगा शाओजियांग कि तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है भी या नहीं। बाकी कंटेस्टेंट्स कुछ नहीं बोलते। चारों तरफ इतना सन्नाटा हो जाता है कि माहौल थोड़ा डरावना लगने लगता है। उसी समय डायरेक्टर रूम में ली डाओ मॉनिटर के सामने बैठा होता है। क्योंकि ये सेमीफाइनल था, इसलिए इस बार उसे हर चीज पर खास ध्यान देना था। शुया भी आज अलग ही लुक में होती है। उसने हाई हील्स पहनी होती हैं और उसकी खूबसूरत लेग्स चलते समय बार बार सबका ध्यान खींचती हैं। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी भी होती है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि तुम ये शो छोड़ने वाले हो। वह तुम्हें यहाँ तक आते हुए देख चुकी थी और सच कहें तो वह चाहती थी कि तुम फाइनल तक पहुंचो, जिस पर टीचर वांग जुआ को भी थोड़ा अफसोस होता है, क्योंकि वह तुम्हारे सॉन्ग्स को सच में बहुत ज्यादा पसंद करता था। फिर सेमीफाइनल की रिकॉर्डिंग ऑफिशियली शुरू हो जाती है। होस्ट स्टेज पर आकर रूल्स बताता है और उसके बाद कंटेस्टेंट्स एक एक करके स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू करते हैं, जिस पर ली दाओ वांग जुआओ की तरफ देखकर पूछता है, आपको क्या लगता है इस बार यह कौन सा सॉन्ग गाएगा? यह सुनकर शू या भी क्यूरियस होकर उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन वांग जुआ बस रहस्यमय तरीके से मुस्कुराता है और कहता है, अभी के लिए सीक्रेट रहने दो, बाद में पता चल जाएगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि यह आदमी अब सॉन्ग्स लिखने में सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसका दोबारा ऊपर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। यह सुनकर ली दाओ और शुए या दोनों और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, क्योंकि इस सेमीफाइनल में कोई भी थीम रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इसलिए हर कंटेस्टेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिस पर सबसे कम वोट्स भी 415 होते हैं। सबसे ज्यादा 448 वोट्स मिले थे, जिस पर कंपटीशन काफी ज्यादा तगड़ा था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, गेम धीरे धीरे सेकंड हाफ में पहुंचता है और फिर वांग जियावे और हुआंग मिंगलियांग के आते ही पूरे सीन का एटमॉस्फेयर सीधे क्लाइमेक्स पर पहुंच जाता है। वांग जियावे को 450 वोट्स मिलते हैं, जिस पर हुआंग मिंगलियांग को 453 वोट्स मिलते हैं। अब ऑडियंस पूरी तरह चिल्ला चुकी होती है और फिर शेन होंग्यो एक थोड़ा सॉफ्ट सॉन्ग गाना शुरू करता है। वो स्टेज पर एक कैनवस के साथ खड़ा होता है, जिस पर उसका सॉफ्ट पोस्चर सॉन्ग की रिदम के साथ धीरे धीरे स्वे करता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे सब लोग उस वाइल्ड पैराडाइज से निकलकर सॉफ्ट क्लाउड्स में पहुंच गए हों। सब लोग शेन होंग्यो की सिंगिंग सुन रहे होते हैं, जिसमें काइंडनेस भरी हुई होती है, जिस पर धीरे धीरे सबके बेचैन दिल शांत होने लगते हैं। आखिर में शेन होंग्यो को 461 वोट्स मिलते हैं। जैसे ही यह रिजल्ट सामने आता है, सभी गेस्ट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हर कोई तुम्हारी तरफ और जाओ तियानमिन की तरफ नजर डालता है, क्योंकि यह स्कोर पिछले एपिसोड के हाईएस्ट स्कोर से भी ऊपर निकल चुका था, जिस पर जो तियानमिन भी इस मोमेंट पर नर्वस फील करने लगता है। उसके मन में यही चलता है कि अगर वो शेन होंग्यो से हार भी जाए, तब भी वो तुमसे कभी नहीं हार सकता। उधर ऑडियंस भी लगातार इसी बारे में बात कर रही होती है। इसी बीच तुम बैक स्टेज में खड़े होते हो और फिर जैसे ही होस्ट तुम्हारा नाम लेता है, तुम पिक्चर ट्यूब उठाते हो और धीरे धीरे स्टेज पर चलकर आते हो, जिस पर पूरा सीन अचानक से बहुत शांत हो जाता है। वहाँ ना कोई रोमांस बचता है, ना कोई रेजिस्टेंस, सिर्फ उम्मीद भरी नजरें होती हैं। तुम हल्का सा झुकते हो और बॉ करते हो, जिस पर म्यूजिक धीरे धीरे बजना शुरू होता है। फिर बड़े स्क्रीन पर सॉन्ग की इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। उसमें जैसे कोई मैजिक होता है जो सबके मूड को शांत कर देता है। सभी लोग सॉन्ग का नाम देखते हैं, जिसमें हल्का सा सैडनेस का एहसास छिपा होता है। द सनसेट इज इन्फिनिटली गुड बट इट इज अ क्वाइट डस्क। तुम स्टेज पर चुपचाप खड़े रहते हो और अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर तैयार करते हो। फिर जैसे ही प्रेल्यूड खत्म होता है, तुम ट्यूब को उठाते हो और गाना शुरू करते हो। तुम्हारी आवाज पहले जैसे ही रहती है, वही लो और थोड़ी हॉर्स फीलिंग वाली वॉइस जो फिर से सबके कानों में उतरने लगती है। सैड लिरिक्स और मेलोडी के साथ उस मोमेंट पर ऐसा लगता है जैसे सब लोग सनसेट का वो दृश्य अपनी आंखों के सामने देख रहे हो। सिर्फ 10 मिनट का सनसेट जो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिकता। जैसे कोई इंसान अकेले रोड पर ड्राइव कर रहा हो, रात धीरे धीरे पास आ रही हो और एक सॉन्ग भी पूरा ना हो पा रहा हो। आंखों के सामने अंधेरा बना रहता है और फीलिंग्स की दुनिया लैंप की रोशनी में दर्द देती रहती है। ब्लैक टीयर्स के अंदर ट्वाइलाइट बहती रहती है, जिस पर तुम्हारी सिंगिंग स्किल्स एक बार फिर और बेहतर लगने लगती है। अब तुम इस बॉडी के साथ पूरी तरह अडेप्ट कर चुके होते हो और ये सॉन्ग जैसे सिर्फ तुम्हारे लिए बना होता है।
इसके बाद सॉन्ग जल्दी ही कोरस तक पहुंचता है। मैं अभी भी याद रखता हूँ तुम्हारे होंठों पर वो आखिरी बात जिसे तुमने दिल में बंद कर लिया था। अगर थोड़ी वार्मअप भी बची थी तब भी आखिर में सिर्फ कमी रह जाती है। ट्विलाइट की आंसुओं वाली आइस लाइन प्यार के उस चेहरे को आंसुओं में खींचती रहती है। मुझे अभी भी याद है तुम्हारी आंखों से गिरते हुए वो आंसू जैसे सैडनेस की एक पूरी किताब। तुम्हारी आवाज में इतना दर्द और इमोशन होता है जिस पर ऑडियंस पूरी तरह से उस डस्क में खो जाती है। ऐसा लगता है जैसे सब लोग किसी वंडरलैंड में पहुंच गए हों। श्रेया भी तुम्हारी सिंगिंग सुन रही होती है और तुम्हें लगातार देखती रहती है। उसके मन में यही आता है कि तुम्हारे रीसेंट लव सॉन्ग्स शायद तुम्हारे अपने मूड को दिखा रहे हैं। वो सोचती है कि ये आदमी थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन फीलिंग्स के मामले में बहुत ज्यादा सीरियस लगता है, नहीं तो कोई इतनी दिल तोड़ देने वाली सॉन्ग कैसे लिख सकता है। उधर लाउंज में बाकी कंटेस्टेंट्स भी तुम्हारी परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं। उनके चेहरे थोड़े हैवी हो जाते हैं। वो सब प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, इसलिए उन्हें साफ पता चल रहा होता है कि कौन अच्छा है और कौन नहीं। जिस पर सबकी नजर धीरे से झो टियानिंग की तरफ जाने लगती है, जिसका चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ा होता है। लेकिन अंदर ही अंदर झो टियानिंग भी थोड़ा घबरा जाता है। उसके मन में बस यही चलता है कि इस आदमी की सिंगिंग स्किल्स आखिर इतनी ज्यादा कैसे इंप्रूव हो गई। धीरे धीरे सॉन्ग अपने एंड तक पहुंचता है। तुम स्टेज पर हल्का सा झुकते हो और पीछे की तरफ हटते हो, लेकिन पूरा सीन अभी भी शांत रहता है। ऑडियंस अभी भी उस कहानी में डूबी हुई होती है। फिर कुछ सेकंड्स बाद सबको होश आता है, जिस पर अचानक से पूरे हॉल में जोरदार तालियां गूंजने लगती हैं। ट्विलाइट इतना खूबसूरत सॉन्ग है कि बिना किसी रियल प्यार को महसूस किए कोई ऐसा सॉन्ग लिख ही नहीं सकता। टीचर वोंग जुआ पूरे सीन को देखकर एक्साइटेड होकर बोलता है, ऑडियंस का रिएक्शन देखो, मुझे नहीं लगता इसके वोट्स कम होंगे। जिसके जवाब में डायरेक्टर ली भी वही फील करता है। आखिर ये सेमीफाइनल्स है और शो में तुम्हारा आखिरी स्टेज भी। अब सवाल यही है कि क्या तुम फर्स्ट प्लेस जीत पाओगे। अगर तुम फर्स्ट प्लेस जीत लेते हो तो ये शो के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। इसी बीच वोटिंग चैनल बंद हो चुका होता है। फिर होस्ट स्टेज पर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब मैं अनाउंस करूंगा कि इस एपिसोड में टीचर जियांग को कितने वोट्स मिले हैं। जिस पर सबकी नजर उसी पर टिक जाती है। यहाँ तक कि साइड में बैक स्टेज पर खड़ा झो टियानिंग भी उसी को घूर रहा होता है। वो मन ही मन गुस्सा कर रहा होता है, बस वोट्स ज्यादा ना हो। फिर होस्ट तुम्हारे वोट्स देखता है, जिस पर उसकी खुद की सांसें थोड़ी रुक जाती हैं। उसके अंदर एक्साइटमेंट और शॉक दोनों होते हैं। फिर वो खुद को संभालता है और कहता है, कांग्रेचुलेशंस टीचर जियांग। इस गेम में आपको 469 वोट्स मिले हैं। जैसे ही यह नंबर सामने आता है, पहले से शांत पड़ा पूरा हॉल अचानक फट पड़ता है। हर तरफ से जोरदार तालियां, चिल्लाहट और शोर गूंजने लगता है, जैसे पूरा आसमान टूटने वाला हो। हर कोई इस सॉन्ग से पूरी तरह जीत लिया गया होता है। लोग तुम्हारे लिए खुश होते हैं और साथ ही अपने दिल के अंदर छिपी हुई उन रियल फीलिंग्स के लिए भी, जिन्हें इस सॉन्ग ने बाहर निकाल दिया था। उधर लाउंज में बाकी कंटेस्टेंट्स भी शॉक्ड रह जाते हैं। कुछ लोग हैरान होते हैं तो कुछ के चेहरे पर जलन साफ दिखाई देती है। शेन होंग्यू के मन में भी बहुत कुछ चलता है, लेकिन उसने भी नहीं सोचा था कि तुम्हें इतने ज्यादा वोट्स मिलेंगे। जिस पर हर कोई शौक में तुम्हारी तरफ देखने लगता है। फिर शेन होंग्यू मुस्कुराता है और कहता है, कांग्रेचुलेशंस टीचर जियांग। जिस पर तुम हल्का सा स्माइल करते हो और सिर हिलाते हो। सच कहें तो इस एपिसोड में इतने ज्यादा वोट्स मिलना तुम्हारे लिए भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। तुम खुद भी थोड़ा सरप्राइज होते हो। जहाँ तक फर्स्ट प्लेस जीतने की बात है, अब सब कुछ झो तियानमिन पर डिपेंड करता है। इस समय झो तियानमिन भी स्टेज पर आ चुका होता है, जिस पर ऑडियंस उससे काफी उम्मीद लगाए बैठी होती है। उसकी स्ट्रेंथ अभी भी बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। पहले कुछ एपिसोड्स में वहाँ मौजूद बहुत से लोग उसके फैंस थे। वो पिक्चर ट्यूब पकड़ता है और पीछे खड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टीचर की तरफ हल्का सा सिर हिलाता है, जिस पर टीचर भी उसे ओके का जेस्चर देता है और फिर म्यूजिक धीरे धीरे बजना शुरू होता है। जो तियानमिन एक गहरी सांस लेता है, अपनी मेंटालिटी को एडजस्ट करता है और फिर अपना साउंड फील्ड खोलता है। इस बार वो अपना सबसे अच्छा लव सॉन्ग लेकर आया होता है। सॉन्ग बहुत अच्छा होता है और उसकी परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट परफेक्ट होती है। लेकिन जब झो तियानमिन गाना खत्म करता है, तब तक उसकी सांसें थोड़ी बिगड़ चुकी होती हैं। परफॉर्मेंस के एंड तक उसकी टेंशन काफी कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो ऑडियंस की वोटिंग को देखता है, उसका दिल जो अभी थोड़ा शांत हुआ था, फिर से तेजी से धड़कने लगता है। उधर बाकी कंटेस्टेंट्स भी बड़े स्क्रीन को लगातार देख रहे होते हैं, क्योंकि सब होस्ट के वोट्स अनाउंस करने का इंतजार कर रहे होते हैं। सेमीफाइनल होने की वजह से वोट्स अनाउंस होने के बाद बाकी कंटेस्टेंट्स को भी स्टेज पर आकर कुछ बोलना होता है। इसी वजह से ऑडियंस की वोटिंग अभी भी चल रही होती है। इस समय हर कोई चुपचाप फाइनल वोट्स का इंतजार कर रहा होता है। श्रेया धीरे से पूछती है, तुम्हें लगता है लाओ झाओ ये एपिसोड जीत पाएगा? जिस पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो खुद ही सिर हिलाती है, थोड़ा मुश्किल है, इस बार वोट्स बहुत ज्यादा है। जिसके जवाब में ली दाओ भी सिर हिलाता है। झो तियानमिन के लिए फर्स्ट प्लेस को कंटिन्यू रखना अब बहुत मुश्किल हो चुका था। फिर वोटिंग खत्म हो जाती है और होस्ट पहले थोड़ा सस्पेंस बनाता है। वो कहता है, तो आखिर मिस्टर झाओ को कितने वोट्स मिले हैं? जिस पर एक बार फिर सबकी नजर उसी पर टिक जाती है। जो तियानमिन उसके बगल में खड़ा होता है और उसका हार्ट बीट पहले से काफी तेज हो चुका होता है। होस्ट फाइनल रिजल्ट देखता है और कुछ सेकंड्स तक चुप रहता है। फिर वो बोलता है, आइए कंग्रेचुलेट करते हैं मिस्टर जो तियानमिन को, जिन्हें इस गेम में 459 वोट्स मिले हैं। यह सुनते ही हर कोई पूरी तरह स्टंट रह जाता है। यहाँ तक कि झो तियानमिन के चेहरे पर भी भरोसा न करने वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता, ये कैसे हो सकता है। वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि वो 460 वोट्स तक भी नहीं पहुंच पाया। तुमसे आगे निकलना तो दूर, इस बार वो शेन होंग्यू से भी आगे नहीं जा पाया। जिस पर झो तियानमिन को अचानक ऐसा फील होने लगता है जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो, उसका पूरा शरीर जैसे वहीं गिरने वाला हो। होस्ट यह देखकर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन झो तियानमिन हाथ से मना कर देता है। उसका चेहरा पूरी तरह बुझ चुका होता है। उसकी आंखों में अब पहले वाली चमक नहीं बची होती। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि वो सेकंड प्लेस भी सिक्योर नहीं कर पाया। यह बात सच में उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि ऑडियंस भी एक दूसरे को देखकर शॉक्ड रह जाती है। ओह माय गॉड, जो तियानमिन सच में हार गया, ये तो अनबिलीवेबल है। और जियांग ने फर्स्ट प्लेस जीत लिया। तुम्हारे खूबसूरत और काम चेहरे पर भी थोड़ा शॉक दिखाई देता है। तुम्हारी आंखों में हल्के आंसू आने लगते हैं। तुमने सच में कर दिखाया था, तुमने सेमीफाइनल्स में फर्स्ट प्लेस जीत लिया था। उधर लाउंज में हुआंग मिनगलांग अभी तक ये समझ नहीं पा रहा होता।
उसके मन में बस यही चल रहा होता है कि पहले तुम्हारी सिंगिंग स्किल्स इतनी खराब थी, फिर अब तुम अचानक इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। इसी बीच स्टाफ सबको स्टेज पर वापस लेकर आता है ताकि स्मॉल डिपार्चर गिफ्ट दिया जा सके। होस्ट बीच में खड़ा होता है और तुम और जो तियानमिनंग उसके दोनों तरफ खड़े होते हो। लेकिन अब जो तियानमिनंग के चेहरे पर पहले वाली क्यूरियोसिटी नहीं बची होती। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा ट्रांस जैसा लग रहा होता है। वो तुम्हारी तरफ देखता है लेकिन उसकी आंखें थोड़ी खाली और कंफ्यूज्ड लगती हैं। फिर होस्ट बोलता है, ऑडियंस के सपोर्ट के लिए हमने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट प्लेस टीचर जियांग यू से बात करेंगे। असल में होस्ट पहले से जानता होता है कि तुम शो छोड़ने वाले हो, इसलिए अब यह एक तरह का सीक्रेट प्रोसेस होता है ताकि तुम खुद अपनी विड्रॉल की बात कहो और उसका असर शो पर कम से कम पड़े। तुम भी समझ जाते हो कि अब जाने की बात करने का टाइम आ चुका है। शैन होंग्यू भी तुम्हारी अगली बात सुनने का इंतजार कर रहा होता है। धीरे धीरे ऑडियंस शांत होने लगती है। तुम माइक्रोफोन उठाते हो और हल्का सा मुंह खोलकर बोलना शुरू करते हो। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज सेमीफाइनल्स में फर्स्ट प्लेस जीतकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके बाद तुम सबसे पहले काफी देर तक सबका धन्यवाद करते हो। फिर आखिर में तुम कहते हो, लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। पर्सनल हेल्थ और वर्क रीजंस की वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं अगले कंपटीशन से विथड्रॉ कर रहा हूँ। इस सफर में साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। पहाड़ और नदियाँ फिर मिलेंगी, हम फ्यूचर में दोबारा जरूर मिलेंगे। ये कहने के बाद तुम एक बार फिर झुकते हो। फिर माइक्रोफोन होस्ट को वापस दे देते हो, जिस पर स्टेज की लाइट अभी भी चमक रही होती है। लेकिन तुम धीरे धीरे मुड़कर स्टेज से नीचे उतरने लगते हो। यह देखकर वहाँ मौजूद प्रोग्राम टीम को छोड़कर बाकी हर इंसान पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। इसका मतलब क्या है? जियांग यू ने अभी अभी विड्रॉल अनाउंस कर दिया। वो फर्स्ट प्लेस जीतने के बाद अचानक क्यों चला गया? हर किसी के मन में बस यही सवाल चल रहा होता है, जिस पर ऑडियंस एकदम से फट पड़ती है। पूरा सीन शोर से भर जाता है। शैन होंग्यू तुम्हें जाते हुए देख रहा होता है। तुम्हारी जाती हुई फिगर उसकी आंखों के सामने बार बार आ रही होती है। वो समझ ही नहीं पा रहा होता कि आखिर यह सब हुआ क्या है। उधर बाकी प्लेयर्स के मन में भी अलग अलग थॉट्स होते हैं। कुछ लोग शॉक्ड होते हैं, कुछ को डाउट होता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अंदर ही अंदर राहत की सांस ले रहे होते हैं। तुम चले गए थे, इसका मतलब कंपटीशन का प्रेशर भी बहुत कम हो गया था। लेकिन इसी समय जो तियानमिनंग का चेहरा और भी ज्यादा खराब हो जाता है। उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा और अजीब सा एक्सप्रेशन आने लगता है, क्योंकि तुम्हारे सीधे विड्रॉ कर देने का मतलब था कि जो तियानमिनंग को तुमसे रिवेंज लेने का मौका भी नहीं मिला। उसके मन में बस यही आता है, तुम तो बिल्कुल मार्शल आर्ट्स की तरह फेयर खेलते ही नहीं हो। जिस पर स्टेज पर होस्ट जल्दी से पूरा माहौल संभालता है और कुछ ऑफिशियल सी बातें बोलना शुरू करता है। फिर सेमीफाइनल्स जल्दी जल्दी खत्म कर दिए जाते हैं। अगले दिन शूया के ऑफिस में तुम सोफा पर बैठे होते हो। तुम्हारे हाथ में ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। कुल मिलाकर 2 एपिसोड्स होते हैं और उसके लिए सिर्फ 1.17 मिलियन मिलने वाले होते हैं। तुम पहले और ज्यादा अमाउंट के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन शूया ने मना कर दिया, क्योंकि यह शो सच में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। इस शो पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं था। प्रोग्राम का लेटेस्ट एपिसोड अगले हफ्ते आने वाला था और उस समय तुम्हें बस सीधे वहाँ पहुँचना था। शूया सामने बैठी होती है और तुम्हारी तरफ देखकर धीरे से बोलती है। तुम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिस पर शू या अपना सिग्नेचर करती है। उसकी सॉफ्ट छोटी सी उंगलियां थोड़ी ठंडी लगती हैं और बहुत सॉफ्ट। कॉन्ट्रैक्ट की 2 कॉपीज साइन होती हैं। साइन करने के बाद एक कॉपी को अपने पास रख लेते हो और दूसरी प्रोग्राम टीम को दे दी जाती है। जब तुम जाने लगते हो तब तुम अपना राइट हैंड आगे बढ़ाते हो और स्माइल करते हुए कहते हो, थैंक यू शो प्रोड्यूसर, आगे भी मेरा ध्यान रखना। जिस पर शू या एक पल के लिए रुकती है। वो थोड़ी हेजिटेट करती है और फिर आखिर में अपना हाथ बढ़ाकर तुमसे शेक कर लेती है। इसके बाद जल्दी ही फ्राइडे आ जाता है। गॉड सिंगिंग का 4th एपिसोड ब्रॉडकास्ट होता है। सुबह सुबह कॉलर पहले से सोफा पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। पहले 3 एपिसोड्स में तुम्हारे सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे, जिस पर वो पहले ही तुम्हारा फैन बन चुका होता है। इस बार का थीम ऑटम होता है। जैसे ही सॉन्ग शुरू होता है और स्पार्स एंड रेड की पहली लाइन सामने आती है, कॉलर की आंखें अचानक चमक उठती हैं। वो स्क्रीन पर तुम्हें स्टेज पर देख रहा होता है और तुम्हारी आंखों में भरे इमोशन को देखकर थोड़ी देर के लिए खो जाता है। तुम्हारे माथे पर गिरती हवा भी किसी पोएट्री की तरह लगती है। कुछ लाइट्स और मून की रोशनी के साथ ऑटम को महसूस कराया जाता है। हवा और बारिश से गुजर चुके चेहरे प्यार को फॉलन लीव्स में बदल देते हैं और वो जिद्दी चेहरा जिसे कोई रिंग भी रोक नहीं पाती, अब पहचान में नहीं आता। यह तो बहुत ज्यादा अच्छा है। जिस पर कॉलर की आंखें थोड़ी नम होने लगती हैं। उसकी आंखों की चमक और भी बढ़ती जाती है। उधर बैरिया में भी लोग लगातार कमेंट्स कर रहे होते हैं। यह एक ओरिजिनल न्यू सॉन्ग है, इतना अच्छा है। जियांग यू ने यह सॉन्ग आखिर किसके लिए लिखा है? मुझे अचानक जियांग यू के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इसी समय दूसरी तरफ सुमुवान भी तुम्हारा वीडियो देखकर खत्म करती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी क्रिएटिव एबिलिटी इतनी अच्छी होगी। उसका नया एल्बम काफी समय से किसी सूटेबल सॉन्ग का इंतजार कर रहा होता है, जिस पर अचानक उसके मन में एक आइडिया आता है। क्या उसे जियांग यू को ट्राई करना चाहिए? लेकिन जैसे ही उसे यांग शू के साथ तुम्हारा बेट्रियल याद आता है, वो तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है। वो मन ही मन सोचती है, इतने सारे लव सॉन्ग्स लिखता है, कितना हाइपोक्रिटिकल है। इसी बीच एक हाई एंड कम्युनिटी में सॉन्ग यूपिंग छुपकर गॉड सिंगिंग देख रही होती है। जब वो देखती है कि तुम्हें इतने ज्यादा वोट्स मिले हैं, तब वो भी एक्साइटेड हो जाती है। उसके मन में बस यही चलता है, अगर तुम आखिरी बार जो तियानमिनंग को भी हरा दो तो ब्रदर जियांग यू फर्स्ट प्लेस जीत जाएगा। ये सोचकर वो इतनी नर्वस हो जाती है कि उसके छोटे छोटे हाथ आपस में कसकर पकड़ जाते हैं। उधर हुआना एंटरटेनमेंट में चू शाओयांग के विला में एक 3rd टियर फीमेल स्टार सेक्सी पैजामेज पहनकर उसके पीछे खड़ी होती है और धीरे धीरे उसके शोल्डर्स दबा रही होती है। चू शाओयांग उस फीमेल स्टार के सॉफ्ट बॉडी पर टिका हुआ होता है। एक हाथ से वो मोबाइल फोन पर हॉट सर्च देख रहा होता है। उसके होंठों पर एक ठंडी और अजीब स्माइल होती है, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि तुमने शो छोड़ दिया है। ये सब उसी का प्लान होता है, जिस पर वो अंदर ही अंदर खुद पर प्राउड फील कर रही होती है। फिर वो हल्का सा सिर उठाती है और सामने उस फीमेल स्टार के चेहरे को देखती है, जो थोड़ा यांग शू जैसा दिखता है। फिर वो उसे अपनी बाहों में खींच लेती है। संडे नाइट को तुम ग्वांगझो के लिए फ्लाइट लेते हो ताकि हाहा टूर ग्रुप की रिकॉर्डिंग में हिस्सा ले सको। होटल लॉबी में तुम्हारी मुलाकात शूया से होती है। वो तुम्हारी तरफ थोड़ा अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रही होती है। आखिर तुमसे रहा नहीं जाता।
और तुम पूछते हो ऋषभ जी सर टीचर शू आप इतनी वियर्ड क्यों लग रही हैं? जिस पर शू या तुम्हारी तरफ देखती है। वो थोड़ा हेजिटेट करती है और फिर तुमसे पूछती है क्या तुम्हें पता है इस बार तुम्हारे अलावा और कौन से फ्लाइंग गेस्ट आने वाले हैं? तुम सिर हिलाते हो। तुमने कभी इन चीजों की परवाह नहीं की होती। जिस पर तुम हंसकर कहते हो मैं यहाँ बस शो रिकॉर्ड करने और पैसे कमाने आया हूँ, बाकी गेस्ट्स कौन हैं उससे मुझे क्या मतलब। जिस पर शो या बस हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है छोड़ो तुम्हें कल पता चल जाएगा। होटल वापस आने के बाद तुम्हारे मन में थोड़ा डाउट आने लगता है। तुम्हें ऐसा लगता है कहीं कोई फिर से तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। लेकिन फिर तुम जल्दी से फ्रेश होते हो और कंप्यूटर ऑन करके अपना नॉवेल लिखना शुरू कर देते हो। तुम्हारे नॉवेल को अब तक 8000 लोग कलेक्ट कर चुके होते हैं और उसका डेटा लगातार बढ़ता जा रहा होता है। अगले दिन हाँ टूर ग्रुप की रिकॉर्डिंग ऑफिशियली शुरू होती है। सभी लोग होटल के सामने जमा होते हैं। सबसे पहले 6 रेजिडेंट गेस्ट्स आते हैं। फिर डायरेक्टर तुम्हें स्टेज पर इंट्रोड्यूस करता है। जैसे ही बाकी गेस्ट्स तुम्हें देखते हैं वो पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। ये आदमी तो गॉड सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था, फिर ये यहाँ क्यों आया है? हर कोई कंफ्यूज होता है। लेकिन तुम उनकी तरफ चलते हो और तुम्हारे चेहरे पर एक वार्म स्माइल होती है। तुम कहते हो हेलो टीचर्स, मेरा नाम जियांग यू है। जिस पर लियू चाओ सबसे पहले तुम्हें ग्रीट करता है। बाकी लोग भी पॉलिटली तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम सबसे राइट साइड में खड़े होते हो और बीच में खड़ा होता है लिनली, जो चाइना का टॉप सिंगर माना जाता है। उसकी पॉपुलैरिटी तुम्हारे पीक टाइम से भी ज्यादा होती है। इसी समय तीसरा फ्लाइंग गेस्ट भी पहुंचता है। एक ब्लैक मैनी कार धीरे से सामने आकर रुकती है। डोर खुलता है और अंदर से सु मुवान बाहर उतरती है। उसे देखते ही हर कोई स्टन रह जाता है। शुया तुम्हारी तरफ एक अजीब एक्सप्रेशन से देखती है और तुम भी एक पल के लिए फ्रीज हो जाते हो, क्योंकि सु मुवान ही इस बार की आखिरी फ्लाइंग गेस्ट होती है। अब तुम्हें समझ आता है कि कल शुया का एक्सप्रेशन इतना अजीब क्यों था। ये मैंगो प्लेटफॉर्म सच में ट्रैफिक के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस पर तुम शांत रहने की कोशिश करते हो और सबके साथ हाथ बजाकर सु मुवान का वेलकम करते हो। लेकिन सु मुवान भी तुम्हें देखकर थोड़ा रुक जाती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगे। तुम दोनों के बीच का रिलेशनशिप कोई सीक्रेट नहीं होता, इसलिए हर कोई यही सोच रहा होता है कि सु मुवान ने इस शो के लिए हाँ कैसे कर दी। लेकिन उसके चेहरे पर आया हुआ अजीब सा एक्सप्रेशन और उसके पीछे खड़े मैनेजर के शॉक्ड चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा होता है कि उन्हें भी पहले से इस बात का पता नहीं था। सु मुवान मजबूरी में हिम्मत करके तुम्हारी तरफ चलकर आती है। तुम सबसे राइट साइड में खड़े होते हो और उसे लिनली के बगल में खड़ा किया जाता है। वो भी सी पोजीशन पर खड़ी होती है। इस समय तुम दोनों ऐसे लग रहे होते हो जैसे दो अलग दुनियाओं में खड़े हो। वहीं दूसरी तरफ लिनली और सु मुवान साथ में खड़े होते हैं। हैंडसम लड़का और खूबसूरत लड़की दोनों को साथ देखकर हर किसी को लगता है जैसे वो एक परफेक्ट पेयर हो। इस एपिसोड में कुल 3 टास्क पूरे करने होते हैं। 9 लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है। हर ग्रुप को एक टास्क पूरा करना होता है, जिस पर डायरेक्टर सबको लॉट्स ड्रॉ करने के लिए कहता है। तुम 6 नंबर निकालते हो और इधर उधर देखते हो। तुम्हारे आसपास किसी के पास सेम नंबर नहीं होता। लिनली अपने हाथ में 3 नंबर देखता है, वहीं सु मुवान के हाथ में भी 6 नंबर होता है। यह देखकर उसके चेहरे पर अचानक थोड़ा रिग्रेट दिखाई देता है। आखिर में तुम्हारी टीम में सु मुवान और लियू चाओ आते हैं, जिस पर लिनली की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। बाकी लोग भी ये देखकर थोड़ा वियर्ड फील करने लगते हैं। ये दोनों लोग सच में फेमस हैं, अलग हो चुके हैं लेकिन फिर भी एक ही ग्रुप में आ गए। तुम्हारी टीम को बस सिंगिंग वाला टास्क पूरा करना होता है। प्रोग्राम टीम एक डबल डेकर बस तैयार करती है। बस की ऊपर वाली फ्लोर पर स्पीकर्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, क्योंकि बाद में वहीं पर परफॉर्मेंस होने वाली होती है। लियू चाओ सबसे आगे चलता है और सबसे पहले ऊपर चढ़ जाता है। सु मुवान उसके पीछे होती है और तुम सबसे पीछे चलते हो। लेकिन सु मुवान स्कर्ट पहने होती है, इसलिए उसके लिए स्टेयर्स पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तुम शायद उसकी परेशानी समझ जाते हो, जिस पर तुम एक ब्लैंकेट उठाते हो और उसकी तरफ बढ़ा देते हो ताकि वो खुद को कवर कर सके। ये तुम दोनों के बीच पहली बार बात होती है। सु मुवान ब्लैंकेट लेती है और एक पल के लिए थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो धीरे से बस इतना कहती है थैंक यू। इसके बाद वो ब्लैंकेट को अपनी वेस्ट पर पकड़ती है और स्टेयर्स चढ़ने लगती है। लेकिन स्टेयर्स थोड़े स्लिपरी होते हैं, जिस पर सु मुवान अचानक बैलेंस खो देती है और साइड में कुछ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है। लेकिन उसका हाथ सीधे तुम्हारी आर्म पर आकर रुक जाता है। तुम धीरे से कहते हो ध्यान से। तुम्हारी आवाज सुनकर सूदी मुवान थोड़ी देर के लिए तुम्हारी तरफ देखती रह जाती है। उसके चेहरे पर थोड़ा ब्लैंक सा एक्सप्रेशन आ जाता है। फिर जैसे ही वो खुद को संभालती है, वो तुम्हारा हाथ छोड़ देती है और जल्दी से बस की 2nd फ्लोर पर चढ़ जाती है। ऊपर पहुंचने के बाद भी वो बस धीरे से कहती है थैंक यू। उसकी आवाज अभी भी थोड़ी कोल्ड लग रही होती है, लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी उसके हाथ की सॉफ्टनेस और ठंडक रह जाती है। जिस पर तुम्हारे दिमाग में अचानक एक थॉट आता है, गर्मी के मौसम में ये छोटा सा हाथ पकड़ना कितना कंफर्टेबल होगा। बस की 2nd फ्लोर पर लियू चाओ पहले से स्पीकर्स और इंस्ट्रूमेंट्स के पास खड़ा होता है। उसके लीड करने पर बस उस सड़क की तरफ चल पड़ती है जो पहले से अरेंज की गई होती है। लियू चाओ बीच में खड़ा होता है और तुम और सु मुवान उसके दोनों साइड्स पर खड़े होते हो। जैसे ही लोग तुम्हें और सु मुवान को साथ में देखते हैं, तुरंत एक बड़ी क्राउड इकट्ठा होने लगती है। हर कोई तुम दोनों को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। ब्रोदर चाओ की इमोशनल इंटेलिजेंस काफी हाई होती है। वो लोगों से बात करते हुए, मजाक करते हुए माहौल को बहुत हल्का बना देता है, जिस पर ऑडियंस हंसने लगती है। धीरे धीरे वहाँ और भी पासर्स बाय आने लगते हैं। तुम सिर उठाकर आसमान की तरफ देखते हो। सब कुछ किसी पुराने सीन जैसा लग रहा होता है। इसके बाद सु मुवान 2 सॉन्ग्स गाती है। मानना पड़ेगा, हेवनली क्वीन होने के नाते उसकी सिंगिंग सच में बहुत खूबसूरत होती है। फिर तुम भी एक सॉन्ग गाते हो, लेकिन उसके कुछ देर बाद आसमान धीरे धीरे डार्क होने लगता है और हल्की बारिश शुरू हो जाती है, जिस पर बस परफॉर्मेंस को जल्दी खत्म करना पड़ता है। ब्रोदर चाओ पैसे गिनता है और कुल मिलाकर 1000 निकलते हैं। वो हंसते हुए कहता है लगता है आज हम लोग अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। उधर लिनली यह देखकर राहत की सांस लेता है कि तुम्हारे और सु मुवान के बीच कोई बात नहीं हुई। खाने से पहले सब लोग काफी फन एक्टिविटीज करते हैं। फिर लंच खत्म होने के बाद दोपहर में पैसे खर्च करके एंजॉय करने का टाइम आता है। लियू चाओ और सु मुवान डिसाइड करते हैं कि शॉपिंग करने चलते हैं। तुम्हें भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि प्रोग्राम टीम ने कोई व्हीकल नहीं दिया होता, इसलिए सबको इलेक्ट्रिक स्कूटर पर जाना पड़ता है। बारिश के बाद का मौसम काफी कूल होता है, जिस पर ब्रदर चाओ काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन सु मुवान थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही होती है।
वो इलेक्ट्रिक स्कूटर के पास खड़ी होती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। फिर वो थोड़ी शर्माते हुए कहती है, मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर चलानी नहीं आती। जिस पर लियू चाओ हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें पीछे बैठा लेंगे। जियांग यू को तो चलानी आती होगी। तुम सिर हिलाते हो और सुमुवान की तरफ देखते हो। तुम्हें अपनी मेमोरी से पहले से पता होता है कि उसे स्कूटर चलानी नहीं आती। जिस पर तुम साइड में रखा पिंक हेलमेट उठाते हो और सॉफ्ट आवाज में कहते हो, देख लो तुम किसकी स्कूटर पर बैठना चाहती हो। उधर बाकी गेस्ट्स भी ये सीन देख रहे होते हैं। लिनली और उसकी टीम जाने ही वाली होती है, लेकिन ये देखकर वो भी रुक जाते हैं। लिनली को लगता है कि उसका चांस आ गया है, जिस पर वो आगे बढ़ता है और सु मुवान से पूछता है, क्या तुम हमारे साथ बीच चलना चाहोगी। डायरेक्टर यह सीन देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो तुरंत कैमरामैन से कहता है कि सु मुवान का क्लोजअप शॉट लो। अब सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है, सु मुवान तुम्हें चुनेगी या लिनली को। जो वेंकियन भी लगातार सु मुवान को देख रही होती है। उसे यह लड़की खास पसंद नहीं होती। वो नहीं चाहती कि सु मुवान तुम्हारे साथ रहे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि उसका लिन लई के साथ कोई कनेक्शन बने, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि लिन लई की प्राइवेटली कई गर्लफ्रेंड्स हैं। बस अभी तक यह बात बाहर नहीं आई। सु मुवान वहीं खड़ी रहती है। हवा उसके बालों को उड़ा रही होती है और वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। उसे अच्छे से पता होता है कि लिन लई क्या सोच रहा है, लेकिन जब वो तुम्हारी तरफ देखती है तब उसे और गुस्सा आता है, क्योंकि तुम बिल्कुल काम खड़े होते हो। तुम्हारे चेहरे पर कोई फर्क नहीं होता, जैसे तुम्हें इससे कोई मतलब ही ना हो कि वो किसके साथ जाएगी। जिस पर सु मुवान के दिल में अचानक बहुत बुरा फील होने लगता है। वो मन ही मन सोचती है, जब हम साथ थे तब तुम हर समय मेरे पीछे रहते थे और अब ब्रेकअप के बाद तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है, मैं वही करूंगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करे। जिस पर सु मुवान लिन ली का इन्विटेशन मना कर देती है। वो पिंक हेलमेट पहनती है और सीधे तुम्हारी इलेक्ट्रिक स्कूटर के पास आकर खड़ी हो जाती है। यह देखकर हर कोई थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि सु मुवान तुम्हारी स्कूटर चुनेगी। लिन ली का चेहरा तुरंत ऑकवर्ड हो जाता है। उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा भी दिखाई देने लगता है। वहीं तुम भी थोड़ा सरप्राइज्ड होकर उसकी तरफ देखते हो। फिर तुम्हारे होंठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर तुम उसे धीरे से कहते हो, थोड़ा मुझे पकड़ लो, ध्यान से, गिर मत जाना। लेकिन सु मुवान तुम्हारी बात इग्नोर कर देती है। तुम यह देखकर हल्का सा स्माइल करते हो और इलेक्ट्रिक स्कूटर आगे बढ़ा देते हो। जिस पर इनर्शिया की वजह से सु मुवान अचानक आगे की तरफ झुक जाती है और सीधे तुम्हारी पीठ से टकरा जाती है। डर की वजह से वो तुरंत तुम्हारे कपड़े पकड़ लेती है। तुम्हें अपनी पीठ पर उसकी सॉफ्टनेस साफ महसूस होती है और उसकी खुशबू भी तुम्हारी नाक तक आने लगती है। तुम हंसते हुए कहते हो उसे, देखा मैंने कहा था ना पकड़ लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जिस पर सु मुवान के कान हल्के लाल हो जाते हैं। उसके दोनों छोटे हाथ अभी भी तुम्हारे कपड़े पकड़े होते हैं, लेकिन वो वैसे तुम्हें पकड़ती नहीं है जैसे तुमने कहा था। बारिश के बाद ग्वांगजू का मौसम ज्यादा गर्म नहीं होता। हल्की ठंडी हवा चल रही होती है और पूरा माहौल काफी कंफर्टेबल लग रहा होता है। सु मुवान बहुत कम बाहर ऐसे शॉपिंग करने निकली होती है। आसपास की बिल्डिंग्स भी काफी खूबसूरत होती हैं। जिस पर वो अपना मोबाइल निकालती है और इधर उधर की फोटोज लेने लगती है। फिर वो अचानक एक छोटे बच्चे की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है, देखो वो बाइक चला रहा है। तुम रियर व्यू मिरर से उसका खूबसूरत चेहरा देखते हो और एक पल के लिए थोड़े इमोशनल हो जाते हो। ये एक्स गर्लफ्रेंड सच में बहुत खूबसूरत है। फिर ओरिजिनल ओनर ने आखिर इससे ब्रेकअप क्यों किया था। इसी बीच सामने रेड लाइट आ जाती है, जिस पर तुम जल्दी से ब्रेक लगा देते हो, लेकिन सु मुवान ध्यान नहीं दे रही होती और वो एक बार फिर सीधे तुम्हारी पीठ से टकरा जाती है। उसका फोन भी लगभग हाथ से गिरने वाला होता है। तुम पीछे का एहसास महसूस करते हो और मुड़कर उसकी तरफ देखते हो। तुम्हारी नजर उसकी थोड़ी नाराज आंखों से मिलती है, जिस पर तुम मासूम चेहरा बनाकर कहते हो, वे सॉरी, आगे रेड लाइट थी। वो चुपचाप तुम्हारी पीठ से थोड़ा दूर हट जाती है और अपना फोन वापस रख देती है। फिर जैसे ही ग्रीन लाइट होती है तुम तुरंत स्कूटर आगे बढ़ा देते हो, लेकिन इस बार स्कूटर की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है और तुम अचानक से ब्रेक भी दबा देते हो, जिस पर सु मुवान फिर से तुमसे टकरा जाती है। अब उसके कान और भी ज्यादा लाल हो जाते हैं। वो तुम्हें घूरती है और उसके मन में शक होने लगता है कि तुमने यह जानबूझकर किया है। तुम तुरंत कहते हो, सच में मुझे बाइक चलाए काफी टाइम हो गया है, इस आपको ला है, ये स्कूटर भी बहुत पावरफुल है। फिर तुम थोड़ा हंसते हुए कहते हो, अब की बार पकड़ लो आगे, फिर रेड लाइट आ गई तो। इसी बीच सु मुवान सामने एक छोटी सी दुकान देखती है। वहाँ एक कपल साथ में सिरेमिक डॉल्स बना रहा होता है। उसे देखते ही वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। उसके दिमाग में वो दिन आने लगता है जब वो तुम्हारे साथ मिलकर पोर्सेलेन डॉल्स बना रही थी। तुम भी उसके एक्सप्रेशन से ये बात नोटिस कर लेते हो। रात को होटल वापस आने के बाद सु मुवान सोने ही वाली होती है। तभी उसे बाहर डोर नॉक होने की आवाज आती है। वो दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। सिर्फ जमीन पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा होता है, जिस पर वो थोड़ा हेजिटेट करती है और फिर बॉक्स खोलती है। अंदर एक क्यू वर्जन मैग्नेटिक डॉल होती है, जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रही होती है। वो बहुत क्यूट लग रही होती है। ये देखकर सु मुवान धीरे से तुम्हारे कमरे के डोर की तरफ देखती है। उसके मन में यही आता है, ये आदमी आखिर ये सब कब बना गया। उधर तुम अपने डोर के पीछे खड़े होते हो और कैट आई से उसे वह गिफ्ट उठाते हुए देख रहे होते हो, जिस पर तुम्हारे होंठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। तुम मन ही मन सोचते हो, सच में लड़कियां इस तरह की चीजों पर जल्दी पिघल जाती हैं। अगले दिन प्रोग्राम टीम तुम्हारे ग्रुप को कैंपस में परफॉर्मेंस के लिए भेजती है। प्लेग्राउंड में पहले से लगभग 5000 स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ काफी मीडिया रिपोर्टर्स भी आए होते हैं। फिर डायरेक्टर सबको स्टेज पर ले जाता है और स्टूडेंट्स के साथ डांस शुरू करवाता है, जिस पर ऑडियंस अचानक जोर से चिल्लाने लगती है। इसी बीच ऑडियंस में लोग आपस में बातें भी कर रहे होते हैं। लिन ली कितना हैंडसम है, सु मुवान कितनी खूबसूरत है, अरे वो जियांग यू है क्या, वही डेड्स कम बैक। ये आखिरी बात इतनी जोर से बोली जाती है कि स्टेज पर खड़े सभी लोग सुन लेते हैं, जिस पर तुम्हारा चेहरा थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तुम्हारा मन करता है कि कहीं जाकर छिप जाओ। फिर परफॉर्मेंस शुरू होती है। सबसे पहले सु मुवान अपना एक लव सॉन्ग गाती है। उसकी आवाज बहुत प्यारी और मेलोडियस होती है, जिस पर तुम भी कुछ देर तक चुपचाप उसकी सिंगिंग सुनते रहते हो। लेकिन सु मुवान भी तुम्हारी तरफ देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। वो इमेजिन भी नहीं कर पाती कि इन दिनों तुमने आखिर कैसे खुद को संभाला होगा, जिस पर उसकी आंखों में तुम्हारे लिए थोड़ी सिंपैथी दिखाई देने लगती है। इसके बाद तुम माइक्रोफोन पकड़ते हो और कहते हो, हेलो एवरीवन, मैं जियांग यू हूँ। तुम ये कहते हो और वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को बताते हो कि तुम एक नया सॉन्ग गाने वाले हो। ये सुनकर स्टूडेंट्स भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। हमारे स्कूल में नया सॉन्ग, हम तो बहुत
बहुत लकी हैं। स्टेज पर तुम गिटार पकड़ते हो और धीरे से उसकी स्ट्रिंग्स को छेड़ते हो, जिस पर युयांग का प्रील्यूड धीरे धीरे बजना शुरू होता है। सॉन्ग में हल्का सा सैडनेस होता है। मैं आज भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, जो पहले सबसे ज्यादा रोया करती थी, लेकिन अब टीचर्स भी तुम्हें याद नहीं रखते। सवालों का जवाब मुझे कभी समझ नहीं आता था और मैं चुपके से तुम्हारी तरफ देख लिया करता था। तुमने ही मुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया था। सिर्फ कुछ लाइन सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों के दिमाग में उनकी क्लासरूम वाली मेमोरीज वापस आने लगती हैं। यह सॉन्ग इतना इमर्सिव होता है कि हर कोई उसमें खो जाता है, जिस पर सुमोवन की आंखें चमक उठती हैं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अब तुम इतने अच्छे सॉन्ग्स लिख सकते हो। सॉन्ग की ट्यून इतनी कैची होती है कि ऑडियंस में बैठे बहुत से स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे साथ में गुनगुनाने लगते हैं। तुम पहले बहुत केयरफुल रहती थी। तुम मुझसे आधा पेपर उधार मांगती थी और एक बार तुमने गलती से यह भी कह दिया था कि तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा लगता है। जब आसमान हमेशा डार्क हुआ करता था और दिन बहुत धीरे धीरे गुजरते थे, तुम हमेशा कहती थी कि फ्यूचर अभी बहुत दूर है, लेकिन देखते ही देखते आधा टाइम निकल गया। जब तुम उदास होती थी तब तुम्हें कौन समझाता था? जो लड़की हमेशा रोती थी उसे कौन चुप कराता था? मैंने जो दिल दिया था उसे आखिर किसने कमरे में अकेला छोड़ दिया? यह सॉन्ग किसी टाइम मशीन की तरह लगता है जो सबको उनके स्टूडेंट डेज में वापस ले जाता है। वहाँ मौजूद बाकी गेस्ट्स भी यह सुनकर चुप हो जाते हैं। उनके दिमाग में भी उनके पुराने स्कूल फ्रेंड्स आने लगते हैं, जिस पर हर कोई अपने उस पुराने दोस्त को याद करता है जो कभी सबसे अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ है। यह सोचते ही सबके दिल में थोड़ी उदासी आ जाती है। सॉन्ग खत्म होने के बाद ऑडियंस जोरदार तालियां बजाने लगती है। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सिर्फ लव सॉन्ग्स ही नहीं, बल्कि पता चलता है कि तुम कैंपस सॉन्ग्स भी इतने अच्छे गा सकते हो। तुम सबको थैंक यू कहते हो और सच में हल्का सा झुककर बॉ करते हो। इसके बाद तुम धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतरने लगते हो, जिस पर नीचे बैठे स्टूडेंट्स जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। पूरा मैदान शोर से भर जाता है। उधर वांग डाओ और शूया एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके मन में बस यही चलता है कि ये आदमी सच में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, लेकिन फिर भी इस एपिसोड में शो को लिन लई को बचाना ही होगा, क्योंकि वो अभी अभी वापस आया है। उधर लिन लई के मन में भी थोड़ा डर आने लगता है। उसे पहले लग रहा होता है कि तुम फिर से कोई लव सॉन्ग गाओगे, लेकिन उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि इस बार तुम्हारा स्टाइल पूरी तरह अलग होगा। इसके बाद तुम वापस सुमोवान के पास जाकर बैठ जाते हो। सुमोवान सिर उठाकर बाहर के आसमान की तरफ देख रही होती है। तुम उसकी तरफ देखते हो, फिर उसकी नजरों का पीछा करते हुए तुम भी आसमान की तरफ देखने लगते हो। तुम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। दुनिया जैसे एकदम शांत हो जाती है। आसमान भी बहुत सुकून भरा लगता है। हल्की हवा धीरे धीरे गुजरती है, जिस पर तुम दोनों चुपचाप हल्का सा मुस्कुरा देते हो।